पिछले लंबे समय से आप एक ही व्यक्ति के पीछे पड़े हैं और उसका नाम है अमृतपाल। पूरी हिंदू कम्युनिटी के लिए एक फोबिया है खालिस्तान। खालिस्तान ये लफ्ज सुनते ही ना एक बार कान खड़े हो जाते हैं। खालिस्तान एक बहुत पवित्र वर्ड था। खालिस्तान के नीचे हिंदू, सिख, मुसलमान। अब आप महाराजा रंजीत सिंह के पास एरा में चले जाओ, इतना बढ़िया राज था वो। खालिस्तान के नाम के बैनर के नीचे इन लड़कों ने जो काम किए, खास तौर से अमृतपाल जैसे लड़कों जी, इसने उसको कलंकित कर दिया। आज के टाइम में अगर हमारा ये जो झगड़ा है हिंदू सिख का, जो इसके जैसे बंदों ने फैला रखा, अमृतपाल जैसे बंदों ने, अगर ये झगड़े को 1 मिनट के लिए साइड रख के दोनों भाई एक स्टेज पे आ जाएं, तो ये सारे का सारा खित्ता, ईरान से लेकर इधर चीन से लेकर उधर म्यांमार से लेकर, जो गुरु नानक देव जी निष्पक्ष होकर हर धर्म और जाति के व्यक्ति को एक रूप में देखते थे और एक ओमकार का नारा देते थे, तो वो आप ही के पंथ से निकलकर एक व्यक्ति अलग होने की बात करता है और ये बात करता है कि ये हिंदू आपके दुश्मन है। पर किसी को पता है कि गुरु तेग बहादुर जी के दादाजी का क्या नाम है? जी, ये सिख आइडियोलॉजी है, ये सिख फलसफा है। अब कईयों को ये हजम नहीं होगा, पर यही है सिख आइडियोलॉजी। अमृतपाल ने यीशु मसीह के बारे में बहुत गंदे वाले कमेंट्स कर दिए और पूरे पंजाब में आग लग गई, सड़कें जाम हो गई। सिर्फ एक बयान दिया था इसने, छोटा सा। अब ये सोचो कि वो कितना बड़ा घटिया आदमी होगा जो गुरु ग्रंथ साहब जी की और अकाल पुरख की झूठी कसम खा के और वो संतों का लबादा पहन के घूम रहा है। ये किस स्टैंडर्ड पे आ रहा है? सिक्खी के कौन से स्टैंडर्ड पे है ये? कौन सी कसौटी पे खरा उतर रहा है ये? गंदी चैट्स इसकी वायरल हो रही है, गंदी ऑडियोज इसकी वायरल हो रही है, हर तरीके का गंद। अपने भाइयों को इसने मरवाया। हरिनो इसका भाई था ना। 40 लड़के अजनाला केस में अंदर बैठे हैं। मेरे ख्याल से 654 लोग जो हैं, जो अभी लेटेस्ट चैट थी अमित शाह को मारने वाली, उसमें मुझे मारने की बात हुई है। बाप को भाभी के साथ इन्वॉल्व बताया हुआ है, भाभी को किसी और के साथ, चाची के साथ, कजन सिस्टर के बारे में गलत लिखा हुआ, पता नहीं क्या क्या है उसमें। मैं कहता हूँ अवतार सिंह खंडा अगर ना होता तो ये जो छोटे छोटे शादियों का शौकीन है, इसकी बड़ी शादी, अवतार सिंह खंडा की कृपा है कि उसकी शादी हुई। टेम्परेरी शादी, यानी कि टेम्परेरी यूज किया और छोड़ दिया। और ये इस चीज को गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर हाथ रख के ये परिवार कह दे कि अवतार सिंह खंडा की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इतना गंदा आदमी जो अपनी कजन के बारे में ये बोलता है उस चैट में कि he spanked his cousin's ass। अभी ये बंदा है अमृतपाल, इसके बंदे कमेंट्स में अभी तक के पॉडकास्ट में पूरा अपना जलवा दिखा चुके होंगे कि ये कौन है, इनकी औकात क्या है, इनकी समझ क्या है, माँ बहन की गालियां की बातें सब कुछ कर चुके होंगे अब तक ये कमेंट्स में। उस सुई के नक्के में से निकल के कौम की बादशाही मिलती है, ठीक है? वहां पे खड़े होना खाला जी का बड़ा नहीं है। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह आते हैं 250 साल बाद, फिर वो इस राजनीति का एग्जाम्पल देते हैं। अभी कई लोग शायद संत बाबा जरनैल सिंह जी को पसंद नहीं करते होंगे, कई लोग करते होंगे। वो अरदास करते हैं, अरदास करके बेसमेंट में से चल के निकलते हैं स्टेप बाय स्टेप। जिस तरीके से उन्होंने अपनी आखिरी समय, आखिरी घंटे को एक्सेप्ट किया जी, ये बंदा, पुलिस आई, चप्पलें छोड़ के भागा। बिल्कुल। ये बंदा खेतों में भागा जी, बिल्कुल। ये बंदा बाणा उतार के भागा। इस बंदे ने दाढ़ी बांधी, अंदर डाल दी। हमारे में एक कहावत है कि तुन्नी ते मुन्नी एक बराबर। तो आपके पास कोई ऐसी सूचना है कि इस तरीके की कोई इनकी वीडियोस है या कुछ ऐसा? अरे यार, मुझे एना ही नहीं उठाया था। 4 दिन मुझे लगातार इंटरोगेट किया गया, बड़ा खज्जल किया गया
क्यों? क्योंकि हमारे एक साथी हैं यूएसए में बैठे हुए हैं, उन्होंने पोस्ट डाल दी, कहते यार जब नंगी वीडियो आ जाएगी तब क्या करोगे? पिछले लंबे समय से अमृतपाल की बात करें तो कंट्रोवर्सीज के साथ जुड़े रहते हैं और ऐसी ही स्थिति के अंदर एक नई कंट्रोवर्सी उभर कर सामने आ रही है। बात अमृतपाल की करें जो खालिस्तान की मांग को लेकर अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है और उनके समर्थक ये कहते हैं कि अमृतपाल तो नशा छुड़वाने की मुहिम के साथ लेकर युवाओं को चलता है। हमारे साथ बात करने के लिए भगत सिंह दुआबी साहब हैं जो कि पिछले लंबे समय से अमृतपाल और अमृतपाल की टीम को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। बातचीत करते हैं क्या कुछ खास कारण है और क्या कुछ एविडेंस ये अपने साथ ले रहे हैं, क्योंकि आज की चर्चा जो है बहुत खास होने वाली है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास इस एपिसोड के अंदर। दुआबी साहब, पिछले लंबे समय से आप एक ही व्यक्ति के पीछे पड़े हैं और उसका नाम है अमृतपाल, और आप खुद सिखिज्म को बिलोंग करते हैं और सिखिज्म को फॉलो करते हैं, और मैंने ऐसा देखा है कि अमूमन सिख जो है आज एक लहर के साथ चलते हैं और उस लहर का नाम है अमृतपाल। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पाखिल जी, स्टार्टिंग में ही आपने ना खालिस्तान लफ्ज यूज किया जी। खालिस्तान लफ्ज का एक ऐसा फोबिया है, एज आप हिंदू हो और जमुना पार के परली साइड चले जाएं, पूरी हिंदू कम्युनिटी के लिए एक फोबिया है खालिस्तान। खालिस्तान ये लफ्ज सुनते ही ना एक बार कान खड़े हो जाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, गुरु नानक देव जी की रिस्पेक्ट करते हो? जी वैसा। गुरु गोविंद सिंह जी की रिस्पेक्ट करते हो? बिल्कुल, बेशक। अगर मैं कहूं कि गुरु नानक स्थान की बात करते हैं जी, आप कहोगे यार वाह क्या बात कोई है। दिक्कत नहीं। बिल्कुल। मैं कहूंगा चलो गुरु गोविंद सिंह जी के स्थान की बात करते हैं, बिल्कुल। आप कहोगे वाह क्या बात है यार, मैं आपके साथ हूं। जी। गुरु तेग बहादुर जी, हिंद की चादर, ठीक है। मान लो कोई संस्था ऐसी हो कि जिसका नाम, हमारी संस्था है हिंद की चादर, ठीक है, अंडर प्रोसेस है, जल्दी वो ग्राउंड पे आ जाएगी। अब उसमें हिंदू सिख कोई होगा ऐसा कि अलग अलग है? नहीं, है ना। खालिस्तान असल में इन्होंने इतना धूमिल कर दिया है, इतना कलंकित कर दिया इस लफ्ज को कि कोई सुनने से भी कतराता है, डरता है। खालिस्तान एक बहुत पवित्र वर्ड था। खालिस्तान के नीचे हिंदू, सिख, मुसलमान, अब आप महाराजा रंजीत सिंह के पास एरा में चले जाओ, काशी विश्वनाथ मंदिर को वो गोल्ड देते हैं, बिल्कुल। गोल्डन टेम्पल को गोल्ड देते हैं। हिंदू कम्युनिटी उनके एक ऐसा राज जो सिख राज है और 98% हिंदू हैं उनके राज में। और कभी जो ये कहानी है कि उनके राज में अगर कुत्ते के गले में सोने का हार डाल के उसको छोड़ दिया जाए तो पूरे गांव में घूम के आ जाए और सोने का हार नहीं चोरी करेगा कोई। इतना बढ़िया राज था वो। एक्चुअली तो वो वही था ना गुरु नानक स्थान, उसको चलो नाम दे दिया गया खालिस्तान, बट खालिस्तान के नाम के बैनर के नीचे इन लड़कों ने जो काम किए हैं, खास तौर से अमृतपाल जैसे लड़कों जी, इन्होंने उसको कलंकित कर दिया। जी। नहीं, ये वो वर्ड था, हिंदू और सिख ये दोनों इकट्ठे होते। आज आप देखो, विजुलाइज करो इस चीज को, आप भारत का नक्शा विजुलाइज करो अपने दिमाग में, और दर्शक भी विजुलाइज करें। भारत का नक्शा विजुलाइज करो, पहले देखो पाकिस्तान, व्हाइट कलर का नक्शा विजुलाइज करके पाकिस्तान को देखो। 1947 के बाद पाकिस्तान ग्रीन हो गया पूरा, मतलब इस्लामिक हो गया। बिल्कुल। हमारी धरती थी ना, वेद लिखे गए थे सिंधु घाटी में, और अब्दाली को जब रोका तो हमने वहीं रोका। बिल्कुल। सिकंदर को, हम दोनों का जो ब्लड लाइन है वो तो वही है ना सिकंदर को रोकने वाली, उसको वहीं पे रोका ना हमने। बिल्कुल। हमारा वो पूरा इलाका, वहां ना गुरुद्वारे बचे ना मंदिर बचे। हमारी हिंदू और सिख लड़कियों के साथ कन्वर्जन का वहां क्या कुछ चल रहा है, बिल्कुल, वो पूरा कन्वर्ट हो गया, ग्रीन हो गया। अब उसी व्हाइट मैप के ऊपर अब आप कश्मीर की तरफ चले जाओ, 91 को याद करो, उससे पहले वो व्हाइट था। हिंदू और सिख का कलर दोनों का व्हाइट मान लेते हैं, बिल्कुल। अब वो ग्रीन हो गया पूरा। लेटेस्ट अभी 2025, ये बांग्लादेश, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, बताने की जरूरत नहीं है ना कि 90,000 का सरेंडर करवाया, वो पूरा देश जीता, पूरा देश जीत के इनको दिया गया, और वहां पे इनकी औकात नहीं थी, इनको दिया गया जीत के, और उसके बाद ये वहीं से थ्रेटन कर रहे हैं हिंदुओं और सिखों को, और ये कह रहे हैं कि वहां से बॉर्डर क्रॉस करके ये कलकत्ता तक आएंगे और पंजाब तक आएंगे। किसकी नालायकी है ये, है ना। जहां हम दोनों
भाइयों ने मिलके, आज एक हिंदू एंकर इंटरव्यू कर रहा है और सिख जो है वो बात कर रहा है, जहां इन दोनों भाइयों ने मिलके, ये हमारे पास रो पीट के सिर्फ इतना सा खित्ता था जो हमारा था, दोनों भाइयों का रल के था, मिलके था। हमने डिफेंड किया दोनों ने मिलके अब्दाली को, हमने डिफेंड किया दोनों ने मिलके दिल्ली को। हाँ, बीच में कुछ बातें हुई हैं, सब जगह होती हैं यार, जहां चार बर्तन होंगे खड़केंगे, सब जगह होती हैं। बट ये इतने गंदे लेवल से इस चीज को प्रोपोगेट कर दिया गया कि आज ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं। वहां पाकिस्तान गया, वहां हमारा हिस्सा जो है खालसा राज का हिस्सा था कश्मीर, वो गया। इधर बांग्लादेश सिखों ने जीता, हिंदुओं ने मिलके जीता। कमांड पीछे से हिंदू थी, फ्रंट पे लड़ने वाला जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे। 1965 की जंग जनरल हरबख्श सिंह जो जाके लाहौर पे खड़े हो जाते हैं और ताशकंद समझौता होता है, जनरल हरबख्श सिंह जाके लड़े हैं वहां पे, पूरा पाकिस्तान जीत लिया। आज के टाइम में अगर हमारा ये जो झगड़ा है हिंदू सिख का, जो इसके जैसे बंदों ने फैला रखा, अमृतपाल जैसे बंदों ने, अगर ये झगड़े को 1 मिनट के लिए साइड रख के दोनों भाई एक स्टेज पे आ जाएं, तो ये सारे का सारा खित्ता, ईरान से लेकर इधर चीन से लेकर उधर म्यांमार से लेकर, ये सारा अपना है ना। तो हम बड़ी चीज के छोटी चीज के चक्कर में बड़ी चीज पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। दिल्ली तख्त पर बहेगी आन गुरु की फौज, दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, छतर चूलेगा सीस पर बड़ी करेगी मौज। महाराजा रंजीत सिंह भी तो गुरु की फौज ही थे ना जी। अगर वही सारा जो गुरु नानक देव जी का फलसफा है, उसी फलसफे पे अगर सिख चलने लग जाए तो किस हिंदू को प्रॉब्लम है कि हम दिल्ली तक पे। मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे रोक भी सकते हैं वहाँ पर जी। सिखिज्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी द्वारा की गई थी जी। और वो देखकर की गई थी कि आसपास का माहौल कुछ ऐसा हो गया कि जातिवाद जो है ज्यादा बढ़ चुका है और जाति पाति को खत्म करने के लिए एक पंथ जहाँ पे सभी बराबर हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जी। उस एक सीढ़ी को लेकर गुरु नानक देव जी जगह जगह पर गए और धर्म का प्रचार, पंथ का प्रचार किया। और गुरबाणी के बारे में ये कहा जाता है कि उसके अंदर हर वर्ग की बात की जाती है, हर धर्म की बात की जाती है। कबीर के दोहे भी मिल जाएंगे, कुरान के कुछ शब्द भी मिल जाएंगे, कुछ शब्द हिंदू भगवान के भी मिल जाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो गुरु नानक देव जी निष्पक्ष होकर हर धर्म और जाति के व्यक्ति को एक रूप में देखते थे और एक ओमकार का नारा देते थे, तो वो आप ही के पंथ से निकलकर एक व्यक्ति अलग होने की बात करता है और ये बात करता है कि ये हिंदू आपके दुश्मन है। देखो, हिंदू ठीक है, हिंदू और मैं उस जाति के मान लेते हैं, उस जाति के पास जाना नहीं चाहता क्योंकि हम मुस्लिम समुदाय के भी खिलाफ नहीं है, पर इतिहास देखें तो सिखों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किनका है? देखो, इस पूरे सवाल में मेन जो है क्रक्स, हिंदू को मैं दुश्मन मान लेता हूँ जी, ठीक है। हिंदू को दुश्मन मानने के लिए पहले मैं गुरु तेग बहादुर जी से पूछता हूँ कि हिंदू को दुश्मन मानूं या ना मानूं जी, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी के पास खड़े होते हैं और हाथ जोड़ के उनसे अरदास करते हैं, जिनके पास हिंदू पंडित आते हैं कि हमारी रक्षा करी जाए। गुरु जी कहते हैं कि जाके बोल लो कि हमारे गुरु को कन्वर्ट कर लो, है ना। ये तो सबको पता है, पर किसी को पता है कि गुरु तेग बहादुर जी के दादाजी का क्या नाम है जी, ठीक है। सिखों को भी बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है जब मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ। गुरु तेग बहादुर जी के जो पिताजी हैं वो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी हैं, जिन्होंने सिखों को हथियार दिए, जिन्होंने सिखों को फौज के तरीके से तैयार किया। सेम आइडेंटिटी गुरु तेग बहादुर जी के गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की है, सेम आइडेंटिटी जो है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की, दोनों फोटो सेम लगती हैं। उनके पिताजी गुरु हरगोबिंद पातशाह के पिताजी गुरु अर्जन देव जी हैं, जिनको तत्ती तवी पे गर्म तवे पे बिठाया गया। अब वहां पे नाम आता है चंदू ब्राह्मण का। चंदू ब्राह्मण ने शिकायत लगवाई और उनकी शहादत करवाई। ये इतिहास में है, ठीक है। मैं इसमें नहीं जाता कि ये सही है गलत है, क्या है क्या नहीं है, मैं इसमें नहीं जाता। इतिहास में ये कहा जा रहा है। अब जो पोता है उनका गुरु अर्जन देव जी का, वो कौन है? गुरु तेग बहादुर जी, जिनके दादाजी के कत्ल में एक ब्राह्मण का नाम आया कि चंदू ने शहीद करवाया। उन्होंने हिंदुओं को कहा कि भाई तुमने मेरा दादा मरवाया था जी, जाओ भाग जाओ यहां से। सिख के यहां हृदय में दुश्मनी नाम की चीज नहीं होती। जो आए सो राजी जाए।
जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को भेजा, बंदा बहादुर जी को जब भेजते हैं, अब बदला क्या होता है? आंख के बदले आंख होता है, खून के बदले खून होता है। गुरु गोबिंद सिंह जी बंदा बहादुर को पंजाब भेजते हैं और उनको 5 तीर भी देते हैं, और उनको एक खास हुक्म होता है। जब बंदा बहादुर पंजाब आते हैं, क्या उन्होंने वजीर खान के बेटे को कत्ल किया था? नहीं किया ना। वजीर खान को उसके कर्मों की सजा दी, उसके बेटे को और उसकी पत्नी को सेफ पैसेज देके दिल्ली भेज दिया। ठीक है, जो गुनहगार है उसकी सजा बनती है, उसको दी जाए जी। कोई दिक्कत नहीं है, देनी चाहिए जी। बट अगर चंदू की वजह से या गंगू की वजह से सारे हिंदुओं को ये कह देंगे, तो फिर गुरु तेग बहादुर जी का वो आइडिया कहां गया? जब अपने दादा के कातिल उनके सामने, मतलब दादा के कातिल नहीं, उस कम्युनिटी से कुछ लोग आ गए, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हारी कम्युनिटी ने मेरे दादा को मरवा दिया। बिल्कुल ठीक है, ये सिख आइडियोलॉजी है, ये सिख फलसफा है। अब कईयों को ये हजम नहीं होगा, पर यही है सिख आइडियोलॉजी। बिल्कुल। जब गुरु गोबिंद सिंह जी अपने बेटों के कत्ल के बाद बंदा बहादुर को भेजते हैं, और खास इंस्ट्रक्शन है कि वजीर खान के बेटे को नहीं कत्ल करना, बदला नहीं लेना, उसको उसके कर्मों का दंड देना है, उसके बेटों को कत्ल नहीं किया जाता। अब यहां पे क्या चल चुका है? यहां पे ये चल चुका है कि अगर मैं किसी के साथ बाई चांस बात कर लूं, तो अगर मैं मान लो दिल्ली स्टाइल मेरा स्लैंग है, तो मुझे भापा कह दिया जाएगा। ठीक है, अगर मेरा स्लैंग इधर का है तो मुझे कुछ और नाम से गाली दे दी जाएगी। हमारे में जाति सूचक गालियां हैं। एक जो शेड्यूल कास्ट के लिए तो गालियां आपको पता ही है कैसे यूज करी जाती है। हमारे में तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे में तो पापा, चांगी, यहां तक कि जाति सूचक गालियां तक आ चुकी हैं। बिल्कुल। तो ये लोग सिख नहीं है, ये सिख आइडियोलॉजी से बहुत दूर है। अभी इसने पीछे आपको याद होगा, इसने अमृतपाल ने यीशु मसीह के बारे में बहुत गंदे वाले कमेंट्स कर दिए, और पूरे पंजाब में आग लग गई, सड़कें जाम हो गई, और धरने लग गए, इसके खिलाफ लोग पहुंच गए, थाने में पहुंच गए, बड़ा कुछ हुआ। बिल्कुल। सिर्फ एक बयान दिया था इसने, छोटा सा, मैं इसका एंटी हूं जी। ठीक है, और मैंने वर्जेंद्र पास्टर के मामले में आपको पता है ना, हाल ही में काफी मामला लगातार उस पर भी हम आएंगे। लगातार काम करता रहा हूं। जो वो सीसीटीवी वाली फुटेज वाली लड़की है, रंजीत कौर पास्टर उसका नाम है, जहां ये एक लड़की को ऑफिस में मारता है, पीटता है, उसमें भी हम इन्वॉल्व हैं। वो लड़की हमारे साथ है, उसके केसेस में हम इन्वॉल्व हैं। जो कपूरथले वाली लड़की है जिसके साथ इसने मोलेस्टेशन करी, वहां पे मैं इन्वॉल्व हूँ। तीनों चीजों में मैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा हूँ। अभी कल चर्च पे जो भी हुआ सारा कुछ, उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। वो कब्जा इनसे छुड़वाना है, इन्होंने वो जमीन दबाई हुई है। अभी कल वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, पर चलेगा, अभी वो इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना सब काम करने के बाद भी क्या मेरे खिलाफ कोई धरना लगा? क्या मेरे खिलाफ ईसाइयों ने कोई प्रदर्शन करा? ईसाई भाईचारे ने कहा कि दुआबी को उठा के जेल में डाल दो जी, है ना? हालांकि मैं उससे ज्यादा बड़े काम कर गया, उसकी तरह मैंने बयान नहीं दिए। एक तरीका है ना काम करने का। ये इतना बेअकल इंसान है एक छोटी सी चीज के लिए। देखो, सिखों का लीडर होना जी को इस्तेमाल करने के पाप हैं इसके। ये उस दिन अगर एक वकील कोर्ट में भेज के उसकी जमानत कराता, उस लड़के की जमानत 15-20 दिन में हो जाती, बड़े आराम से। आज इसके पास 7 वकील हैं। अगर कहो तो मैं नाम भी गिनवा देता हूं। 7 वकील इसके केसेस लड़ रहे हैं। तो उस टाइम क्या दिक्कत थी? आज ये हाई कोर्ट में केस लड़ रहा है, आज ये और जगह केस लड़ रहा है। खुद तो ये कानून में विश्वास नहीं रखते। अब ये चीज देखने की कोशिश कीजिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, पर एक चीज समझिए कि अमृतपाल कई इंटरव्यूज में ये बोल चुका है कि मैं भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखता। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसने हमें कुछ नहीं दिया भाई साहब। राइट टू फ्रीडम, पगड़ी पहनने की इजाजत, किरपान रखने की इजाजत, कड़ा पहनना, अपने धर्म का प्रचार करना, मैं हिंदू, तिलक लगाना, ये सारी चीजें बोलने कहाँ से मिल रहा है? भारत के संविधान से। आज आप इसको फाड़ दीजिए और आप कुछ बोल दीजिए, नहीं बोल पाएंगे। देखो इस चीज और इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। अगर आप भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते
तो आप एमपी बन जाते हैं और पार्लियामेंट के अंदर जाकर शपथ लेते हैं, और पार्लियामेंट की शपथ में क्या होता है कि मैं भारत के संविधान में सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखता हूं। तो भाई साहब वो तो शपथ ली होगी इसने, नहीं ली होगी। नहीं, अब आपको मैं थोड़ा सा और दर्शकों को भी करेक्ट करता हूँ, जी भाई भारत साहब। के संविधान की कसम तो लेता ही नहीं है कोई। जी वहां पे जो आपके इष्ट हैं, जी आप हिंदू हो तो आप अपने भगवान को साक्षी मान के भगवान की कसम खाओगे कि आप भारत के संविधान की रक्षा करोगे। इसने उस दिन जो कसम खाई है वो इसने गुरु ग्रंथ साहब जी को और अपने भगवान को, अकाल पुरख को साक्षी मान के कसम खाई है कि ये भारत की संविधान में निष्ठा और एकता और अखंडता की कसम खाता है। कसम संविधान की नहीं है, कसम संविधान की रक्षा की है। ये मेरे शब्द गलत थे बिल्कुल। हाँ। बल्कि मतलब संविधान के अंदर सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखना, किसकी कसम खा के? गुरु ग्रंथ साहब जी को। हाँ, जिसको वो इष्ट मानते हैं, चाहे एक मुस्लिम है, हिंदू है, वो अपने अपने इष्ट को मान सकता है, पर निष्ठा और श्रद्धा संविधान में रखनी पड़ेगी। जी। अब ये सोचो कि वो कितना बड़ा घटिया आदमी होगा जो गुरु ग्रंथ साहब जी की और अकाल पुरख की झूठी कसम खा के और वो संतों का लबादा पहन के घूम रहा है। छोटी सी बात है यार। अच्छा, इस चीज को, ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पर इस चीज को समझाने के लिए, रेफरेंस के लिए, जिस दिन छोटे साहबजादे दोनों फतेह सिंह जी और जुझार सिंह जी वहां पे खड़े हैं दीवार में, दीवार उनके घुटनों तक आ जाती है, उनको कहा जाता है कि भैया जो कलमा है, कलमा कुरान की सौगंध है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कहा जाता है। उसमें क्या है कि मैं अपने खुदावंद करीम को साक्षी मान के ये मानता हूं कि मोहम्मद जो है वो सबसे आखिरी पैगंबर है और वो खुदा के नबी हैं और उनके अलावा कोई और नहीं है। ये कसम है ना, अरबी में है ये कसम। यही कहानी थी उस दिन छोटे साहबजादों ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अभी मेरे पे कोई गर्दन पे चाकू रख के ये कहे कि ये मैं बोल दूं, गुरु ग्रंथ साहब जी में शब्द है, अल्लाह के रिगार्डिंग बहुत सारे शब्द हैं और खुदा के रिगार्डिंग बहुत सारे शब्द हैं, में तकरीबन सारी चीजें, ठीक है, मेंशन की गई। भगवान जी के बारे में बहुत सारे शब्द हैं, हर भगवान के बारे में उसमें लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है। कोई गर्दन पे चाकू रख के, उस दिन छोटे साहबजादों के गर्दन पे चाकू रख के कहा जा रहा था कि आप ये कसम खाओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या उन्होंने खा ली? दीवार यहां तक आती है, उनकी घुटनों की चप्पनियां उतार दी जाती हैं। 7 साल के और 9 साल के बच्चे, अपने घर में सोच के देखो, अपने बच्चों को कंपैरिजन करके देखो, अपने बच्चे की आंख में कुछ चला जाए तो क्या होता है, और वहां पे उनकी घुटने की चप्पनियां उतर रही हैं और कहा जा रहा है कि तुम बस इतना बोल दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने 5 बार बोल दिया, पर कोई मुझे मेरे गर्दन पे घुटना रख के बुलवा के दिखाए, नहीं बुलवा सकता। दीवार यहां तक आती है, दीवार पूरी हो जाती है, अंदर सांस खत्म होती है, वैक्यूम होती है, दीवार फट जाती है। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि उनको दीवार में कैद किया गया, लोगों को यह नहीं पता कि उसके बाद दीवार फट गई, दीवार ब्लास्ट हो गई, वो मूर्छित होकर गिर गए। उसके बाद ये जो जल्लाद हैं, शाशल बेर और बाशल बेग, ये लोगों को इनको जिवा करने के लिए बोला गया। जिवा क्या होता है? काट देना जी, ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसे गर्दन काटी गई, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहां से खंजर डाल के यहां तक काटा गया, ठीक है, शारग पूरी काट दी गई। दोनों चीजें अलग अलग इतिहास में लिखी हुई हैं। आप ये सोचो कि एक 9 साल के और 7 साल के जो बच्चे हैं, आप घरों में सोच के देखो, कोई किसी का उंगली आ जाए दीवार उसमें दरवाजे में, या आंख में कुछ चला जाए, 7 साल या 9 साल के बच्चे, यहाँ जिवा किया गया, पता नहीं, मुझे इतिहास कह रहा है, कोई कह रहा है यहाँ से काट दिया, शारक काट दी, कोई कह रहा है यहाँ से खंजर डाल के पूरे पेट तक काट दिया। इमेजिन करके देखो वहां पे क्या करना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इतना की बोलना था ना, नहीं खाई उन्होंने कसम। तो ये अगर उस संविधान में निष्ठा नहीं रखता था तो ये अपने अकाल पुरख को साक्षी मान के वहां पे ये कैसे कह के आया? फिर ये दोगला, इतना बड़ा दोगला इंसान क्या ये इतनी कुव्वत रखता है कि ये अकाल तख्त साहब का जथेदार बन जाए या हमारी कौम का जथेदार बन जाए?
इसका जवाब दे देंगे मुझे, ठीक है। बड़ी साफ सी बात है, सिक्खी जो है, सिक्खी नाम है एक, उस सिख जो बन गया ना, उसकी जुबान है, उसने जुबान दे दी तो दे दी। महाराजा रणजीत सिंह की संधि हो जाती है अंग्रेजों के साथ सतलुज दरिया पे, ठीक है। दुनिया में एक लौती संधि ऐसी है, एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें एक पार्टी की साइन है, दूसरी पार्टी के साइन नहीं है। अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पे राज करता है, 200 साल पूरे हिंदुस्तान पे राज करा अंग्रेज ने। अंग्रेज आता है पंजाब में, इस साइड का पंजाब जीत लेता है, सतलुज दरिया के पास जब पहुंचता है, सतलुज रिवर के पास जब पहुंचता है, सतलुज पे वो जो है आके रुक जाता है, क्योंकि परली साइड महाराजा रणजीत सिंह बैठे हैं। महाराजा रणजीत सिंह उनको निकलने नहीं देते उस साइड, बड़ी कोशिश होती है, सब कुछ होता है। उन्होंने जब ये समझ लिया कि यार इनसे नहीं जीता जा सकता, तो 1832, ठीक है, 1839 में जो है आई थिंक 1832 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि होती है। सॉरी, मैं 2 डेट्स दे रहा हूँ। महाराजा रणजीत सिंह का कत्ल जो है वो है 1849 शायद, और 1839 में ये संधि होती है। अंग्रेज़ों का ऑफिसर आता है, वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे आम खास बाग है जहाँ पे ये संधि होती है। संधि क्या थी कि उनको अंग्रेज़ों को महाराजा रणजीत सिंह से डर लगता था, वो चाहते थे कि वो इधर ना आए और ये अपनी जो भी कूटनीति के हिसाब से धीरे धीरे करके वहाँ कब्जा कर लें। तो ये चाहते थे कि इनको टाइम मिल जाए। इन्होंने उनके साथ संधि करी। संधि ये थी कि ये महाराजा रणजीत सिंह इस साइड नहीं आएंगे, हमलावर नहीं होंगे अंग्रेज़ों पे, और अंग्रेज उस साइड नहीं जाएंगे, और कोई भी फौजी एक्टिविटी नहीं होगी। वहाँ पे जो इनका वॉइसराइज था, जो इनकी तरफ से अंग्रेज ऑफिसर गया था, उस ट्रीटी पे उसके तो साइन है, महाराजा रणजीत सिंह साइन ही नहीं है। क्यों नहीं है सोचो जी। महाराजा रणजीत सिंह ने वहां पे ये कहा कि साइन सून की जरूरत नहीं है जी, खालसे दी जुबान ही हुंदी आ। क्या बात है, ठीक है। मैं ये पंजाबी में क्यों कह रहा हूँ, क्या बात है यार, मैं इसको अपनी लैंग्वेज में नहीं बोलूंगा तो और कैसे बोलूंगा। बहुत जबरदस्त। खालसे दी जबान हुंदी है, आप इस लफ्ज को समझ के देखो। एक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पूरी दुनिया पे राज कर रही है, जिनका सूरज ही नहीं अस्त होता, वो साइन कर रहे हैं कि भैया हमारे पे हमलावर मत होइयो। और महाराजा रणजीत सिंह, जिनके पास एक ही खित्ता है दुनिया में, उनके पास और उसके अलावा कोई खित्ता ही नहीं है, उन अंग्रेजों के सामने छोटा सा राज है। वो मर्द ऐसे ही बैठा होगा, साइन हुए होंगे, खालसे दी जुबान हुंदी है जी, और अंग्रेज वो ट्रीटी लेके चले गए, आज भी पड़ी है इंग्लैंड में। और ये आदमी अमृतपाल सिंह अपने अकाल पुरख की झूठी कसम खा के कह रहा है कि ये भारतीय संविधान में निष्ठा रखेगा, उसकी एकता और अखंडता की सौगंध खाएगा। ये किस स्टैंडर्ड पे आ रहा है, सिक्खी के कौन से स्टैंडर्ड पे है, ये कौन सी कसौटी पे खरा उतर रहा है। ये गंदी चैट्स इसकी वायरल हो रही हैं, गंदी ऑडियोज इसकी वायरल हो रही है ना। हर तरीके का गंद, अपने भाइयों को इसने मरवाया। हरिनो इसका भाई था ना, मैं तो बहुत बाद में उसके टच में आया हूं, या तो मैं पहले थोड़ा बहुत टच में था। इस बात को मैं शुरू से लेकर आना चाहता हूं। अब हम इस मुद्दे पर भी बात करते हैं कि आप अमृतपाल को कैसे जानते हैं और क्या कुछ आप जानते हैं उनके बारे में। हाल ही में आपने क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े खुलासे किए अमृतपाल के खिलाफ, तो उसके खिलाफ आपके पास क्या एविडेंस हैं और वो एविडेंस कहाँ से आपने इकट्ठा किए, क्योंकि एक क्रेडिबल सोर्स से अगर एविडेंस इकट्ठा किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही किसी पे आरोप लगाते रहें तो वो बात दम वाली नहीं रहती। आप शुरू से हमें समझाएं। देखो, मैं दीप सिद्धू के साथ मेरा बहुत अच्छा प्यार था जी, ठीक है। मैं समझ लो कि दीप सिद्धू की ऑडियंस था। मैं कहता ही नहीं, मैंने आज तक दीप सिद्धू के साथ कोई फोटो वायरल नहीं करी, कोई वीडियो जन तक नहीं करी। 1-2 इंटरव्यूज थे मेरे पुराने चैनल पे थे, वो किसान आंदोलन में बंद हो गया। 2-4 फोटोज थी, वो भी पुराने चैनल पे थी, बट मैंने इस चीज़ की कभी ये नहीं करा कि यार लोगों को ये बड़ा शौक है कि उसके साथ फोटोज डाल दी हैं। बट दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी के ऊपर कोई भी नहीं खड़ा है, कोई भी नहीं। दीप सिद्धू कहता था वो इंस्टीट्यूट बनाना चाहता था IPS IS ट्रेनिंग के लिए। उसके जाने के बाद किसने बात करी जी? हमारे लड़के 40 लड़के अजनाला केस में अंदर बैठे हैं। मेरे ख्याल से 654 लोग जो हैं, जो अभी लेटेस्ट चैट थी अमित शाह को मारने वाली, उसमें मुझे मारने की बात हुई है, रवनीत बिट्टू को मारने की बात हुई है, और कई लीडर्स को मारने की बात हुई है। उस इन्वेस्टिगेशन में 644 लोगों का नाम है,
और मेरे ख्याल से 8-9 जाने जो है उसमें उनके नाम पे सीधा नाम पे पर्चा है। उसके बाद 77 लोग और जब डिब्रूगढ़ से 9 जाने आते हैं पंजाब में, वो नामजद हो जाते हैं। 9 जाने डिब्रूगढ़ में थे, वो भी यहाँ पे आ गए हैं। एक अमृतपाल खुद अप्रॉक्सीमेटली 250-300 लड़का हो गया। ठीक है, दीप सिद्धू चाहता था कि ये सारे लड़के जितने भी कुछ करना चाहते हैं, इनको आईपीएस आईएएस की ट्रेनिंग करवा के ये हमारे जज बने, ये हमारे उन सीट्स पे बैठे हैं जहां से पॉलिसीज बननी है। बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि कम से कम 3 साल हो गए दीप सिद्धू को गए हुए, क्या किया इन्होंने? कितने मैंने तो कभी शब्द भी नहीं सुना पढ़ाई के बारे में उनके मुंह से। वो सिर्फ बातें ही ऐसे निकली मुंह से। मैं आप सोचेंगे कि बायस्ड होकर बात कर रहा हूँ, पर मैं बात वो करना चाहता हूँ जो धरातल पर मैंने देखी है। क्योंकि एक संत कभी भी तोड़ने की बात नहीं, जोड़ने की बात करता है। और मैंने कोई एक ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा जहाँ पे वो ये बात करे कि पंजाब को अब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, अपनी भाषा भी सीखें, पर दूसरे की भाषा सीखना कोई गुनाह नहीं। यानी कि आगे बढ़ने के लिए अगर आपको कुछ आगे बढ़ना चाहिए। वो तो ये कह रहा है कि एजुकेशन से लोग बहादुर नहीं बनते। वो तो ये कह रहा है कि एजुकेशन से लोग बहादुर नहीं बनते। तो उनसे पूछना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपका क्या कहना है, बड़े बड़े साइंटिस्ट के बारे में आपका क्या कहना है? साहब का जो रेफरेंस दे रहे हो, अब्दुल कलाम साहब का जो रेफरेंस दे रहे हो, वो सिखों को समझ में नहीं आने वाला। जी, सिखों को समझने आने वाला रेफरेंस वो मैं देता हूँ। महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में, आज के टाइम में और उस टाइम को कंपैरिजन करते हैं। ये लोग, अमृतपाल कहता है कि एजुकेशन जो है वो किसी को बहादुर नहीं बनाती। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के राज में वो एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आज के टाइम में आप कोर्ट में जाके जो अपनी एप्लीकेशंस लिखाते हो वकीलों से जी बिल्कुल। महाराजा रंजीत सिंह के टाइम ये कानून था कि जो आएगा दरखास्त लिखने, वो अपनी एप्लीकेशन खुद लिख के आएगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। जो अंग्रेज जब काबिज हो जाते हैं महाराजा रंजीत सिंह के कत्ल के बाद, जब वो पंजाब पे आ जाते हैं, उन्होंने देखा यार ये लोग बड़े एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, बात समझते हैं। एक तो ये लोग इतने बहादुर थे, इनके पास हथियार थे जी। दूसरा इनके पास एजुकेशन थी जी। तो अंग्रेजों ने कहा कि जो हथियार जमा कराएगा, अपना हथियार गवर्नमेंट के सुपुर्द कर देगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उसको 1 रुपया दिया जाएगा। और जो अपनी किताब कायदा वो दे के जाएगा, उसको 2 रुपये दिए जाएंगे जी। ढेरों के हिसाब से कायदा इकट्ठे करेंगे जी। क्योंकि असी पंजाबी च कहने भेटा अनपढ़ा नूं, हिंदी में मैं कहूँगा कि हम जो अनपढ़ होते हैं उसको बोलते हैं भेडू। तो उन्होंने समझ लिया कि यार ये एजुकेटेड है, इनको ऐसे नहीं, इनको भेडू बनाना पड़ेगा। आज अभी आप कमेंट्स में ना बहुत सारे भेडू देखोगे। ये जितनी बात करी मैंने, गुरु तेग बहादुर जी का रेफरेंस दिया, उनके दादा के कातिल का रेफरेंस दिया, उसके बाद भी बचाने का रेफरेंस दिया मैंने, महाराजा रंजीत सिंह के रेफरेंस दे दिए, इतिहास के रेफरेंस दे दिए, गुरु तेग बहादुर जी के, गुरु नानक देव जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के रेफरेंस दे दिए। इनको एक बात नहीं समझ में आने वाली, इतने बड़े अनएजुकेटेड लोग हैं। दीप सिद्धू चाहता था, ये जो जितने कमेंट्स में अभी बकवास करेंगे, दीप सिद्धू तो चाहता था कि यार सबसे पहले हमारी एजुकेशन लेवल सेट करनी जरूरी है। हमारे लड़के बहुत ही ज्यादा भोले भी हैं, अनपढ़ भी हैं, बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, कुछ लोग भोले हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी भोले हैं, उनको ये बातें ही नहीं समझ में आती। अब जितने रेफरेंस, जितने सबूत, जो कुछ हमने जन तक कर दिया, अब ऊपर से भगवान थोड़ी ना आएगा बताने के लिए, है ना। इन्होंने कम से कम 250 लड़का जो है वो जेलों में बंद करवा दिया। एक खान सर हैं जी, बिहार से, पंजाबी च जे कमा बिहार दा भैया, जो इनकी लैंग्वेज में अगर बोल दूं, वो यार होता बिहार दा भैया है ना। पर वो खान सर बिहार में है और रिस्पेक्ट है भाई उस आदमी की। मैं लास्ट मेरे ख्याल 2 महीने पहले उनकी एक वीडियो है, वो सिविल सर्विस में जितने लड़के उनके जाते हैं वो उनकी वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है। और उन्होंने एक वीडियो पिछले दिन ही करी, जो मैं सोचता था मैं कभी उनकी इंटरव्यू करने जाऊं तो उनसे मिलूं, उनको बोलूं यार सारे जितने आपके स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठे करके लेके आओ, एक्चुअली कितने हैं। तो भाई साहब उन्होंने 1 साल के अंदर जितने उनके स्टूडेंट्स, डीजीपी, आईजी, आईपीएस, जितने रैंक ऊपर से नीचे तक है सारे, वो सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे करे हैं। 200-250 ऑफिसर उनके पीछे चल के ऐसे आ रहा था। और स्टेज पे जब चढ़े तो उनकी जो, जहाँ पे वो खड़े होकर लेक्चर देते हैं, वो छोटी सी स्टेज है, अब वहाँ पे जगह कम पड़ गई। बड़ी बात, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, रैंक यहाँ से शोल्डर से
स्टार्स देख के रैंक मुझे पता नहीं लगते हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। जी। टचवुड, मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरे में कमी है, जी, मुझे जी। नहीं पता लगता। मैंने एक फ्रेंड को बताई, यही ऐसी बात कर रहे थे, मैं कहा यार ये देख, एक तरफ ये भैया है पंजाबी च कमा, मैं उसको बोल रहा था यार इधर देख, वो मेरे साथ अमृतपाल के मामले में बहस कर रहा था, मैं कहा यार इधर देख, इधर आ भैया 250 ऑफर 250-300 ऑफिसर ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਅਮਰਤਪਾਲ ਆ 250-300 ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ। उसने फिर कहना एक मिनट पीछे कर वीडियो नू, उसने फिर वीडियो पीछे करी, कहता यार हद हो गई, डीजीपी खड़ा है, आईजी खड़ा है। मैं खुद ये सुनकर हैरान हुआ कि डीजीपी भी उनका छात्र रहा है, ये बड़ा मुश्किल है। अरे यार आप सोचो, एक आम सा, जिसको पंजाबी में बोलता हूँ फिर मजा आएगा इस बात का, पंजाबी च कहना एक आम जा भैया जिसकी कोई मतलब इनके नजर में कोई हैसियत ही नहीं है, इनके तो खेतों में झोना लगाने वाला, जवार बेचने वाला, उसके पीछे भाई साहब आईजी खड़ा है, डीआईजी खड़ा है, एसपी खड़ा है, डीएसपी खड़ा है। उसने जब मुझे रैंक्स बताने शुरू करे, मैं कहा यार ये इतनी पावरफुल वीडियो है, कहता भाई 250 बंदा खड़ा है, 4-5 तो आईपीएस खड़े हैं, 4-5 आईजी खड़े हुए हैं। कहा यार ये तो फिर मालिक है। सही बात है, मालिक तो वही मालिक है वो, और वो स्टेट का एसएसपी जिसके घुटने छू रहा है कि भाई तेरी वजह से बनाऊं, गुरु है तू मेरा। हमने कर लिया क्या ये? हमारे बुजुर्ग जो हैं 60-70 साल के, 90 साल की हमारी माता जो धक्के खा रही थी, जिनको 100 रुपए पे आने वाली कंगना रनौत ने बोला, इमेजिन करके देखो कि 250 ऑफिसर हमारा है पंजाब का, हमारे लड़के हैं जिनको एजुकेट करके उन सीटों पे लेके जाया गया जिन सीटों के बाहर हमारी ये माता ने धरने लगाने हैं। अपना मारूगा, पंजाबी में कहावत है, अपना मारूगा छावे ता सिट्टूगा। ठीक है, आपके हरियाणवी में ये ऐसे कह दिया जाएगा, अरे भाई अपना मारेगा तो गांव में तो ना फेंकेगा है। तो वो बात है कि ये सीट्स पे हमारे लड़के होने चाहिए, बिल्कुल, जो इस धरती की नब्ज को जानते हो। ठीक है, उन सारे लड़कों को ये अंदर करवा रहा है, लगातार चुन चुन के आइडेंटिफाइड करवा के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं प्रशासनिक अधिकारी या जो स्टेट के बड़े ऑफिसर हैं उनके लिए मैं स्पेशल, चाहे आप इसको रील काट के भी लगा सकते हो। देखो इस चीज को समझो, ये जो लड़के शंभू बॉर्डर पे खड़े हुए थे, वहां पे दिल्ली बॉर्डर पे खड़े हुए थे, इतना जबरदस्त ये सीन था कि याद आ गया था कि यार ये जब चढ़ाई करते होंगे, दिल्ली पे जाते होंगे चढ़ाई करने के लिए, मुगलों के साथ लड़ने के लिए, तो भैया क्या करते होंगे ये लोग। अभी इनके पास हथियार नहीं थे, इनके पास नॉर्मल ट्रैक्टर्स थे, इनके पास तलवारें भी नहीं थे, इनके पास तोपें भी नहीं थी। सीन इमेजिन करके देखो कि ये दिल्ली पे चढ़ाई करने जाते होंगे, जब इनके पास तोपें होती होंगी, भाले होते होंगे, घोड़े होते होंगे, हाथी होते होंगे, क्या गदर मचाते होंगे भाई। ये एसेट है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये एसेट है। ये इस खित्ते का, इस देश का कह दूं, इस खित्ते का ये नौजवान जो हैं, ये जो खून है, ये स्पेशल खून है जो मरने मारने के लिए तैयार है। और ये किस लिए जा रहे थे वहां पे? बदलाव के लिए जा रहे थे, ये कुछ चेंज लाना चाहते हैं इसलिए जा रहे थे। अब इनको खालिस्तानी कह दिया या कुछ कह दिया, एक्चुअली तो वो चेंज करना चाहते थे ना। दिल्ली पे चढ़ाई उन्होंने ये तो करी नहीं कि असेंबली पे जाके चढ़ जाएंगे तो हम असेंबली पे जाके राज करेंगे। वो तो बदलाव चाहते थे, कुछ डिसीजन चेंज चाहते थे। बट इनके ब्लड में एक खास चीज है, ये मरना जानते हैं, मारना जानते हैं, बॉर्डर पे जाके दुश्मन को मारना चाहते हैं। सन 1942 के बने वर्ल्ड वॉर 2 के टैंक अर्जुन के साथ, जो आपको मैं गाड़ी दे दूं अगर 15 साल पुरानी, और आपको बोलूं कि अभी लेटेस्ट जो आज की महिंद्रा है और 20 साल पुरानी महिंद्रा के साथ रेस लगाओ, आपसे लगेगी नहीं। अर्जुन टैंक 1942 का बना हुआ 40 साल पुराना टैंक, और पैटर्न टैंक 1970 में बना हुआ अमेरिका का। और ये वो ब्लड है, अर्जुन टैंक के साथ पैटर्न का मुकाबला करा और जाके लाहौर चढ़ गए ये लोग। ऐसी की तैसी दे दी उस जंग में। पाकिस्तान रोता हुआ गया, अमेरिका हाथ पैर जोड़े कि भैया इनसे समझौता करवा दो, और 2 घंटे दे दिए, ये पाकिस्तान की असेंबली पे चढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और क्या बात है यार, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज इस चीज को आम लोगों को समझ में नहीं आएगी। मैं फिर एग्जांपल देता हूं, एक एक्टिवा 15 साल पुरानी, एक आज फ्रेश निकलवाई है, दोनों की रेस लगवा दी।
वो 40 साल पुराना टैंक जिससे हमारे वाले लड़े जनरल हरबख्श सिंह जी, और एक लेटेस्ट टैंक कह लो, एक्टिवा कह लो, रेफरेंस के लिए एक्टिवा कह रहा हूं, वो पाकिस्तान के पास था और दोनों की रेस लगी। क्या बात है। वो एसेट, वो खून, वो जज्बा, इनको सही डायरेक्शन में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं जी। इनको सही डायरेक्शन में देखो दिक्कत कहां है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग करप्शन से दुखी हैं, लोगों की बहुत सारी चीजें जो हैं वो नहीं सुनी जा रही हैं। अब ये कल हम चर्च के बाहर थे, चर्च तो नहीं मैं कहूंगा, उसको डेरा बोलूंगा। एक आम इंसान की जगह जो है वो कब्जे में है, हम छुड़वाना चाहते हैं। ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है जिसमें लिखा हुआ है कब्जा कार्रवाई, मुझे ही उठा के डिटेन कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अभी चलो मैं इस चीज को अभी नहीं कर रहा हूं, बट हमारे पास ऑर्डर्स की कॉपी थी, कब्जा फिर नहीं छुटा। ठीक है। अब लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भैया हमें इंसाफ मिले, हमारी प्रॉब्लम्स का हल हो। बिल्कुल। ठीक है। और उसके लिए हमारे लड़के एजुकेटेड हों, उन सीट्स पे बैठ जाएं जहां पे पॉलिसीज बननी है, जज बन जाएं, लीडर्स बन जाएं, आईजी बन जाएं, आईपीएस बन जाएं। ये बेटर रास्ता नहीं है। बिल्कुल। इसकी बजाय हमारे लड़के जेलों में बैठे हैं। ये तो सॉल्यूशन की बात हो गई। ये सॉल्यूशन था दीप सिद्धू का, जो जितनी मैंने ये पिछले 12-15 मिनट में बात करी है, ये सारी सोच दीप सिद्धू की है। ठीक है। अब अमृतपाल की सोच क्या है, किस तरीके से वो युवाओं को जोड़ता है, बरगलाता है और लेकर चलता है। देखो टेस्टोस्टेरोन आप जानते हो, हार्मोन है और वो बड़ा मजे का हार्मोन है। जब आप जंग के मैदान में उतरते हो तब आता है वो, जब आप पहाड़ से छलांग लगाते हो तब आता है, जब आप पैराशूट से छलांग लगाते हो तब आता है। और पंजाबियों का टेस्टोस्टेरोन हमेशा ही ऊपर रहता है। ठीक है। मैं पंजाबी ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਟੈਸਟੋਸਟੇरोन ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ है। वो डोपामीन है भाई साहब। नहीं टेस्टोस्टेरोन है, ये डोपामीन लेडीज का है। टेस्टोस्टेरोन डोपामीन दोनों मर्द और इसमें दोनों में है। जो मर्द का है वो टेस्टोस्टेरोन है, और जो खुशी देने वाला केमिकल होता है वो डोपामीन रिलीज होता है दिमाग में। ये चीज जो है ना, ये केमिकल जो है, ये पंजाबियों में तो, पंजाबी और हरियाणा में ये तो कूट कूट के भरा हुआ, ये तो तैयार है हमेशा मरने के लिए, लड़ने के लिए। इनको तो हल्की सी भनक मिलनी चाहिए कि यार वहां मरने का मौका है। ये तो ऐसे चलते हैं जैसे बारात में जा रहे हूं। उस चीज का फायदा उठाया अमृतपाल ने। कैसे? लोगों को बूस्ट अप किया जी, बूस्ट अप किया अपनी एमपीशिप के लिए, अपने को ऊपर लाने के लिए। मुझे नहीं लगता अमृतपाल को एमपीशिप की इतनी ज़रूरत है, जिस हिसाब से लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिस हिसाब से उसके पास फंडिंग आती है। आपको लगता है उसको एक एमपीशिप की ज़रूरत एक चीज़ बताओ, जब दीप सिद्धू का, कहीं ना कहीं इस बात से सहमत, जब दीप सिद्धू का कत्ल हो जाता है, मीडिया पे एक बात चलती है कि दीप सिद्धू की वाइफ जो है वो स्टेज पे नहीं आनी चाहिए। बहुत इस चीज़ का बहुत बवाल हुआ कि दीप सिद्धू की वाइफ स्टेज पे नहीं आनी चाहिए। फिर ये बात हुई कि जब मनदीप सिंह सिद्धू, दीप सिद्धू के भाई ने वारिस पंजाब अलग बना ली, तो ये बात उठी कि भैया जो शहीद होते हैं वो परिवार के नहीं होते, वो कौम के होते हैं। ये बात उठी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मान लेते हैं। ठीक है। स्त्री विंग की अभी वारिस पंजाब में स्त्री विंग की प्रधान कौन है? ठीक है। इनके पिताजी के पास कौन सी प्रधानगी है? इसके भाई के पास कौन सी प्रधानगी है? ये पूरा परिवार के अलावा क्या पंजाब में और कोई है ही नहीं प्रधान बनने लायक? अभी कब्जा पूरे का पूरा इनके परिवार का है जी। दोगले हैं कि नहीं है? दोगले झूठी सौगंध खाते हैं अकाल पुरख की, संविधान की रक्षा करने की। दोगले उस टाइम कहते हैं कि दीप सिद्धू का परिवार मायने नहीं रखता। आज के टाइम में इसके परिवार के अलावा कोई दिखता है वारिस पंजाब में? सर यार टॉप के करप्ट जी, टॉप के जिसको बोलते हैं ना, पंजाबी च बोलते हैं चतरे, फफे कुटने। अब हरियाणवी में मुझे नहीं पता, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं वो। कोई बात नहीं, वो हमारी जनता चलाक जी। कमेंट्स में बताओ यार मुझे मुझे इसका हिंदी लफ्ज नहीं पता जी। तो ये इनसे ना मैं एक चीज जो एग्जांपल, इतनी सारी बातें हो गई। अभी पीछे टिंडर चैट की बात चली, ठीक है, एक्सपोज्ड हुई। इन्होंने एक ना ये बनाया हुआ था पैटर्न के नहीं जी हर चीज एआई है, हर चीज एआई है, हाँ, है ना। अभी ये जो चैट आई वायरल हुई,
तो पता लगा जी पुलिस ने वहाँ भेजा है टेंडर को, वेरीफाई करवा के फिर ये मीडिया में आई है। थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट्स आए, थोड़े बहुत और आ गए। वो चैट आपने देखी है, हद दर्जे की गंदी चैट है। माँ के बारे में गलत, बाप के बारे में गलत, बाप को भाभी के साथ इन्वॉल्व बताया हुआ है, भाभी को किसी और के साथ, चाची के साथ, कजन सिस्टर के बारे में गलत लिखा हुआ, पता नहीं क्या क्या है उसमें। अब इनके पास एआई कहने का भी मौका नहीं बचा, क्योंकि वेरीफाइड होगी, पुलिस ने वहां से वेरीफाइड करवा ली, कोर्ट में पेश कर दी। अब कह नहीं सकते। अब ये पता क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि भैया वो पुरानी चैट है जी, मान रहे हैं इस चीज को, पास्ट है, उसका पास्ट है, मान रहे हैं इस चीज को। चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, उसका पास्ट है, मान लेते हैं जी। मैं चलो मैं तो कौन हूँ, अगर हम ये मान ले कि उम्र जवां में हर किसी से गलती होती है, क्या पता अब सुधर गया। अरे मैं वहीं लाने वाला हूँ ना बात को, मैं पहले अपने आप पे रखने वाला था, पर नहीं, मेरी वो औकात ही नहीं है कि मैं अकाल तख्त साहब की, तो मैं गुरु दरबार का, तो मैं, हम कुकर बोलते हैं, कुत्ता हूँ, ठीक है, गुरु दरबार का कुत्ता होना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हम कुकर तेरे दरबारे पौंके आगे पतन पसारे, ठीक है, ये कबीर जी का दोहा है। और गुरबाणी में भी अंकित है, गुरबाणी में मुझे सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आती तो मैं वो नहीं बोलूंगा, कबीर जी के दोहे में बता देता हूँ, हम कुकर तेरे दरबारे पौंके आगे पतन पसारे। हमारे लिए तो गुरु दरबार का कुत्ता होना ही बहुत बड़ी बात है। पर सवाल ये है कि अकाल तख्त साहब की वो पवित्र फसील, जहां आके हिंदू परिवार बेनती करते हैं कि हमारी लड़कियां जो हैं गजनबी खराब कर रहा है और इनको बचाया जाए, और क्या बात है, अपनी पगड़ियों से, आप देखो बेगानी बच्चियां अपनी पगड़ी से ढांक के उन बाजारों में से छुड़वाई जाती हैं। ये नहीं पूछा जाता तुम हिंदू की हो, तुम सिख की हो, तुम मुसलमान की हो। बाजार में जब वो लड़कियां खड़ी होती हैं, आपको पता है निर्वस्त्र खड़ी करी जाती हैं। बिल्कुल। इसमें तो कोई, सॉरी मुझे, क्योंकि इतिहास है, बोलना पड़ेगा। निर्वस्त्र लड़कियों को, किसी अपनी बहन हो तो वो बात अलग है, किसी थर्ड पर्सन लड़की को निर्वस्त्र को जाके उसको अपनी पगड़ी से ढांकना, अपने हजूरिये से ढांकना, फिर उसको उठा के अपने घोड़े पे आगे बिठाया या पीछे बिठाया, सेफली, कम से कम 2500 किलोमीटर तो होगा, वहां से उनको पंजाब लेके आना सेफली, और उनके घरों तक वापस पहुंचाना। इमेजिन करके देखो यार, क्या कैरेक्टर रहे होंगे। बिल्कुल। पता नहीं कैसे उन्होंने कंट्रोल करा होगा, मुझे नहीं पता उनके अंदर ऐसा क्या था, क्या भर गया कि यार ये हमारी बच्चियां हैं, ये हमारी बेटियां हैं। आप सोच के देखो, किसी दूसरे की बच्ची अगर, मैं वर्ड ही नहीं यूज करना चाहता, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, बिल्कुल। अभी ये बंदा है अमृतपाल, इसके बंदे कमेंट्स में अभी तक के पॉडकास्ट में पूरा अपना जलवा दिखा चुके होंगे कि ये कौन है, इनकी औकात क्या है, इनकी समझ क्या है, माँ बहन की गालियां, बलात्कार की बातें, सब कुछ कर चुके होंगे अब तक ये कमेंट्स में। मैं ये पूछता हूं कि ये इसका चैट पुरानी है, ठीक है, अकाल तख्त साहब की उस फसील पे, ये जो मैंने पूरा सिनेरियो गजनी का बताया, वो फसील है अकाल तख्त साहब। रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह को क्या करैक्टर है, मार पड़ी है वहां पे अकाल तख्त साहब में, जिसको बोलते हैं बैत, जिसको हंटर बोलते हैं, हंटर से मारा गया उनको अकाल तख्त साहब में। अकाली फूला जी सिंह जी खड़ते हैं उस फसील पे। इमेजिन करके देखो, ये उस फसील पे चढ़ जाए बाई चांस गलती से, और इसकी गंदी नंगी अश्लील कोई वीडियो आ जाए, जिनके साथ इसने चैट करी है या जिनके साथ इसने मुंह काला करा है, उनमें से बाई चांस किसी की वीडियो आ जाए, वो जलालत इसकी होगी या हम सबकी होगी? पूरी कौम की, सबकी होगी। आपकी भी निष्ठा है अकाल तख्त साहब में जी, आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा। अभी ये इंडिविजुअल है, अभी हम जितना अभी कर रहे हैं, इसको एक्सपोज कर रहे हैं, इसके जितने भी हम एविडेंस लेके आ रहे हैं, अभी इसकी इंडिविजुअल जो है, इसकी इंडिविजुअल करैक्टर की बात हो रही है। बट जब ये वहां चढ़ गया बाई चांस गलती से, मैं गुरु साहब ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ कि ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ कि इतिहास 'ਚ लिखा जावे कि ऐसा गंदा बंदा साडी, यार ये पंजाब कोई खित्ता थोड़ी ना, पंजाब एक लफ्ज है, पंजाब एक जुनून है, पंजाब एक रकों की क्रांति है। यहाँ पे ऐसा घटिया बंदा अगर बाई चांस ये सीएम बनता है और इसकी गंदी वीडियो बाई चांस कोई आ जाती है, या ये अकाल तख्त साहब पे खड़े होने के लायक है, हमारे लोग सोच ही नहीं रहे, पागल हो गए हैं इसके पीछे।
बंदा सिंह बहादुर आते हैं, बंदा सिंह बहादुर कौम के बादशाह बनते हैं, हिंदू फैमिली से आए थे, भारद्वाज थे, कौम के जर्नैल बने, कौम ने उनको सर पे बिठाया जी। बंदा सिंह बहादुर के जाने के बाद उनके बराबर का कैरेक्टर नहीं आया कोई 250 साल। क्या कौम ने किसी ऐरे गहरे नत्थू गहरे को उठा के कौम का जर्नैल बना लिया था कि भैया 250 यार 200 साल हो गए, कोई आया नहीं, चलो इसी को ऐरे गहरे नत्थू गहरे को बना, नहीं ना। एक सुई का नक्का समझते हो? बिल्कुल समझते हो। सुई के नक्के में से गुजरना है सिक्खी। सुई के नक्के में से गुजरते कैसे हैं अब वो बताता हूं। बाबा बंदा सिंह बहादुर वो बैठे हैं दिल्ली फॉरेस्टकेयर के दरबार में। उनका 4 साल का लड़का है अजय पाल सिंह। हाँ, मैं उनको राजकुमार अजय पाल सिंह बोलूंगा। राजकुमार जी को लेके आते हैं। ओ यार इमोशनल हो जाएगा। 4 साल का बच्चा छोटा सा, उसको लेके आते हैं। बंदा सिंह बहादुर को बोलते हैं कि भैया इसका कलेजा काटने का हुक्म है तुझे। वो कहते हैं कि नहीं भैया, ना तो मैं बच्चे पे ना मैं औरत पे हाथ उठाऊंगा, ये तुम्हारा काम है, तुम करो। एक बाप के सामने उसके बेटे को यहाँ से लेकर यहाँ तक चीरा जाता है। जैसे मैंने साहबजादों का बताया, इतिहास बताता है, इसका तो स्पष्ट लिखा हुआ है। इस मामले में रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं बता नहीं पाऊंगा। अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो कैमरा बंद कर लेना प्लीज। 4 साल का बच्चा यार, क्या होगा वो। उसको यहाँ से काटते हैं, यहाँ तक काटते हैं, उसका सीना खोलते हैं, उसका कलेजा निकालते हैं, उसके बाद के मुंह में डाल देते हैं। उसको बोलते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता इस तरीके से। इमेजिन करके देखो यार, आपके बच्चे होंगे, सुनने वालों के बच्चे होंगे, अपने बच्चे को आंख बंद करके अपने बच्चे को इमेजिन करके देखो। सिक्खी क्या है मैं वो बताना चाहता हूँ। सिक्खी क्या है? हिंदू है वो, पिछले मतलब पिछली उसकी जिंदगी कह दूं मैं, सिख बनने से पिछली जिंदगी भारद्वाज है, पर गुरु का सिख बनने के बाद ये वही भारद्वाज है जिसने हिरनी का पेट फाड़ा। हिरनी का पेट फाड़ने पे उसके बच्चे निकल आए, वो गर्भवती थी, ये हिल गया वहां पे। ठीक है, भारद्वाज जो था लक्ष्मण दास भारद्वाज, ये वहां पे हिल जाता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये पाप हो गया। दोनों चीजों का कंपैरिजन करके देखो, एक वो है और एक गुरु का सिख है। हिरनी का पेट फाड़ता है, हिल जाता है, दुनियादारी छोड़ देता है, भाग जाता है, साधु हो जाता है, भैया मुझे रहना ही नहीं। उसका खुद का बेटा यहां से लेकर यहां तक फाड़ा गया, पकड़ के खोला गया, कलेजा निकाला गया, उसके मुंह में डाला गया, और ये वही है जो भाग गया था, वही है। ये कहता है कि तुम्हारी मतलब ही नहीं है कि मैं गुरु को छोड़ के तुम्हारा कलमा पढ़ दूं, मतलब ही नहीं है। बेटा सामने तड़प रहा होगा, क्योंकि गला तो काटा ही नहीं है ना, पता नहीं वो 1 घंटे 2 घंटे कितनी देर तक तड़पा होगा और कितनी देर तक ये अडोल रहा होगा। लफ्ज खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जब नहीं बात बनी, जंबूर हिंदी का लफ्ज है। मोची के पास आपने देखे होंगे प्लास होते हैं जो कील को पकड़ के ऐसे निकालते हैं, बिल्कुल, उसको बोलते हैं जंबूर। वो आगे से ऐसे दांत होते हैं, उसके दांत बने होते हैं, वो गर्म करे जाते हैं, गर्म करके मांसपेशियां पकड़ पकड़ के उखाड़ी जाती हैं। मैं सुई के नक्के की बात कर रहा हूं कि वो कौन सा सुई का नक्का है जिसमें से निकल के टेस्ट होती है सिक्खी। वो जो हिरनी के पेट फाड़ने पे भाग गया, अपने बच्चे का कलेजा मुंह में डलवा लिया, जंबूरों से मांस उखड़वा लिया, आंखों में गर्म करके सिलाइयां घोप दी गई, बोला कि अब तो मान जा। बैठा है अडोल, गुरु का सिख हूं तो हूं, तुम मुझे बदल नहीं सकते। और ये आदमी, कोई कंपैरिजन है यार? ये उस गद्दी पे बैठ सकता है जो पुलिस को देख के भाग गया, जो बाणा उतार के भाग गया। अब मैं यहां पे भी आ जाऊंगा, वहां तक भी आऊंगा। अब वो जिस गद्दी पे बैठा है उसको ऐसे किसी थ्रोन की जरूरत नहीं है बाबा बंदा सिंह बहादुर को, वो शहंशाह है हमारा। उसके बाद 250 साल तक, महाराजा रणजीत सिंह के आने के पहले तक, किसी ने ये सोचा होगा कि यार उसकी गद्दी खाली है, उस पर बैठाओ यार किसी को, ऐरा गरा नत्थू गहरा कोई भी उठाओ बैठाओ।
उस सुई के नक्के में से निकल के कौम की बादशाही मिलती है। ठीक है, वहां पे खड़े होना खाला जी का बड़ा नहीं है। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह आते हैं 250 साल बाद, फिर वो इस राजनीति का एग्जाम्पल देते हैं। अभी कई लोग शायद संत बाबा जरनैल सिंह जी को पसंद नहीं करते होंगे, कई लोग करते होंगे, मैं वो चीज छोड़ देता हूं, आप पसंद करो ना करो। बट जब बात आती है फाइट की और उस गद्दी पे बैठने की, फिर वो शख्सियत है। देखो वो एक फाइट है, आपका चैनल इसको पसंद करे या आपके दर्शक इसको पसंद करें या ना करें, बाबा बंदा सिंह बहादुर, रंजीत सिंह, और उसके बाद अगर नाम कोई चला तो वो संत बाबा जरनैल सिंह जी का चला। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप इसको जस्ट इतना इमेजिन करके देखो, लास्ट डे जो उनका है, लास्ट आखिरी घंटा है, वो निकले नीचे बेसमेंट में से, उनके पास रिवॉल्वर है एक जो उनकी आइकॉनिक है, उसमें 6 गोलियां डलती हैं। उनको समझ में आ गया कि भैया अब खत्म हो गया, सारे वेपन्स खत्म है, अब फाइट आगे कंटिन्यू नहीं करी जा सकती। अब या तो वो अंदर आके मारेंगे या बाहर या तो वो अंदर आके मारेंगे जानवर के तरीके से मारेंगे जी, या बाहर निकल के शेर के तरीके से मरना है। ये पोस्टमार्टम है और एविडेंस है। वो अरदास करते हैं, अरदास करके बेसमेंट में से चल के निकलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी वॉर जोन में, अगर अभी यहाँ हम शंभू मोर्चा पे वॉर जोन बना, जब वो आंसू गैस का गोला गिरता है तो क्या धमाका होता है आपको पता है, धरती दहल जाती है। हालांकि वो हार्मफुल नहीं है, वो पब्लिक में फेंकने के लिए चलाया गया, साइड इफेक्ट भी काफी होता है, ऐसी बात बिल्कुल, वो पब्लिक में फेंकने के लिए चलाया गया। अब वो गोला जो जंगे मैदान में फेंकने के लिए चलाया गया, उसको सोच के देखो, उसकी धमक सोच के देखो, चारों तरफ वो गिर रहे हैं, धरती कांप रही है, और वो बंदा जो अब सोच चुका है कि यार अब खत्म है, अब तो या तो शेर की तरह मर जाओ या ये अंदर आके जानवरों की तरह मारेंगे। अरदास करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बाहर निकलते हैं। 6 गोलियां उनके रिवॉल्वर में, सामने SLR चल रही हैं, MMG चल रही हैं, जो एक एक मिनट में हजार राउंड फायर कर रही हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है ना। ये निकलते हैं, 6 गोलियां फायर करते हैं अपनी, और उसके बाद जो इनके ऊपर चलती हैं 72 गोलियां चलती हैं, सामने सीने पे 72 गोलियां लगी हुई हैं। उस मौत को एक्सेप्ट करना, जाके उसके सामने खड़े होना। ये बंदा जाता है वहां उनके गांव में, उनकी पगड़ी बांधता है, उनका बाणा पहनता है जी। जी। मैं नहीं कहता आप संत बाबा जरनैल सिंह जी को मानो, मैं नहीं कहता आप नहीं मानो, इस पर हम वो इशू अलग है, चर्चा कर सकते हैं, है ना, वो इशू अलग है। मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी आखिरी समय, आखिरी घंटे को एक्सेप्ट किया जी, ये बंदा, पुलिस आई, चप्पलें छोड़ के भागा जी, बिल्कुल, ये बंदा खेतों में भागा जी, बिल्कुल, इसके ये बंदा बाणा उतार के भागा, लोअर टी शर्ट में आ गया था लास्ट, लोअर टी शर्ट में भागा। इस बंदे ने दाढ़ी बांधी, अंदर डाल दी। हमारे में एक कहावत है कि तुन्नी ते मुन्नी एक बराबर, तुन्नी मतलब इसको ठूस लिया, ठीक है, और मुन्नी मतलब इसको काट लिया, तुन्नी ते मुन्नी एक बराबर। इस बंदे ने दाढ़ी, पगड़ी सब चेंज कर दिया। इन्होंने बड़ा शोर मचाया कि भैया ये फोटोज जो है AI जनरेटेड है। ये वो तो जी पुलिस के पास था, पुलिस ने उसको पोर्ट्रे करा, पुलिस ने ऐसे करा, पुलिस ने वैसे करा। अभी राम सिंह की एक इंटरव्यू आई, राम सिंह ने सारा एक्सप्लेन करा कि ये कैसे आया, टूटी हुई चप्पलें थी, बुरा हाल था, सरेंडर करने के लिए जब ये पहुंचा है, उन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, एक एक चीज बता दी। आप ये उस गद्दी पे बैठना है। मैंने 3 एग्जाम्पल दिए आपको, बाबा बंदा सिंह बहादुर, रंजीत सिंह और संत बाबा जरनैल सिंह जी। वो एक थ्रोन है, बिल्कुल, वो एक सुई का नक्का है जिसमें से निकलने के बाद मिलता है। ये है उस हैसियत का है जी। अब मैं आपकी सारी बात से सहमति रखता हूं, और दूसरा अब मैं ये जानना चाहता हूं कि चरित्र पर जो सवाल उठे हैं अमृतपाल के, उसके बारे में ज़रूर बताएं कि किस तरीके का इनका चरित्र है और कंट्रोवर्सीज क्या है। मेरा ये आपसे अमूमन आखिरी ही सवाल होगा, तो मैं चाहूँगा कि इसके अंदर आप सारा समअप भी कर दें, और जो भी चीज़ें हैं, मतलब मैं चाहूँगा कि इसको बायस्ड होके ना बताया जाए कि इसमें ये नज़र आए। मैं ओपन हूँ बिल्कुल, तो मुझे देखो, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो इलाका है पंजाब, इसमें हिंदुओं ने भी उतना ही खून बहाया है, इसमें सिखों ने भी उतना खून बहाया है, ठीक है। और अगर ये दोनों अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके एक जगह पे आ जाएं, तो पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में मैंने जो इमेजिनरी मैप दिखाया था हिंदुस्तान का,
पाकिस्तान ग्रीन, कश्मीर ग्रीन, बांग्लादेश जी। ग्रीन, और जो अभी कन्वर्जन चल रही है बिल्कुल, साउथ, सारा मैं कन्वर्ट, आपकी बात से सहमत हमारे हूँ, पास बिल्कुल। ले दे के सिर्फ यही यही बचा है, बिल्कुल यही बचा है, बिल्कुल ले दे के। बिल्कुल। और अगर हम दोनों आपस में लड़ते रहे तो हमारे पास ये भी नहीं बचेगा। हम्म हम्म। हम्म? तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले आप चरित्र, और दूसरा, क्योंकि समीकरण ऐसे नजर आते हैं कि सिख मुस्लिम भाईचारा और सिख हिंदू विवाद बढ़ाने की कोशिश, जो जो बाजार की हवाएं हमें बताती हैं। दूसरा, आईएसआई से लिंक बताए जाते हैं अमृतपाल के। आप क्या कुछ जानते हैं, इसको सीरीज वाइज समझा दीजिए आप। देखो, ये किसी एक पार्टी का बाय प्रोडक्ट है अमृतपाल। जी। इतना तो एज अ पत्रकार हमें समझ में आने लग गया, सबको ही समझ में आने लग गया। हम्म। ये किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का बाय प्रोडक्ट है। जी। ना मैं आईएससी का नाम लूंगा, ना मैं रॉ का नाम लूंगा, ना मैं 5i नेशन का नाम लूंगा। जी। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं जी। सिंपल सा बताता हूँ। मिस्टर राम इसको लेके आए, मिस्टर रामू इसको लेके आए, हम्म ठीक है, समझो इस बात को। मिस्टर रामू का ये बाय प्रोडक्ट है। उन्होंने इसको पोर्ट्रे करा कि यार ये हिंदू को डराएगा और हिंदू हमारी बगल में आएगा। हम्म। ये क्रिश्चियन को दबाएगा, क्रिश्चियन हमारी बगल में आएगा। अब वो, ठीक है, वो कोई भी पार्टी हो सकती है। मिस्टर राम इसको लेके आए। मिस्टर अब्दुल बॉर्डर पर बैठ के सोचते हैं कि यार ये बंदा बड़ा काम का, ये जो नाम है आपके इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी नाम है, नाम है ना? इमेजिनरी नाम है ना। जी। अब आप समझ लो, इतने तो आप सियाने हो। मिस्टर अब्दुल, जिसको मैं इमेजिनरी नाम दे रहा हूँ, बॉर्डर पर बैठ के देखता है कि यार ये बंदा बड़ा काम का है, ये पंजाब में सही काम करेगा, ये अपने काम आएगा। अब ये मिस्टर अब्दुल के साथ भी जुड़ जाते हैं। जब पूरा सिस्टम बन जाता है, उधर से भी सारा सपोर्ट मिलने लग जाता है, सारा कुछ होने लग जाता है। अब ये देखता है कि यार काम तो मिस्टर राम के लिए करना था, और इधर से भी बढ़िया हो गया, पैसा इधर से भी बढ़िया हो गया, तो बढ़िया है यार। उसके बाद जब ये और बड़ा हो गया, फिर मिस्टर जॉन आ गया। मिस्टर जॉन कहता है यार उस इलाके में हमें कंट्रोल चाहिए, ठीक है, वो दुनिया का सबसे उपजाऊ इलाका है और वो अलग होने वाला है, वो अलग हो सकता है, ठीक है। जो मोदी का जो प्लान है, एक जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो पूरे कलकत्ता से गोवा, गोवा से गुजरात, गुजरात से दिल्ली, कलकत्ता से फिर दिल्ली, वहां से कनेक्ट हो रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर तक। कलकत्ता से म्यांमार, कलकत्ता से मणिपुर, मणिपुर से म्यांमार, म्यांमार से शायद हांगकांग तक, जिसको सी पैक बोलते हैं। उधर का सी पैक, इधर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और इधर पाकिस्तान क्रॉस करने के बाद अफगानिस्तान और उधर इराक साइड, वो है चाबार बंदर का प्रोजेक्ट। ये सारे प्रोजेक्ट को जब आप देखते हो जी, उसमें एक वीक लिंक है, वो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, जो कोशिश कर रहे हैं, तो ये सिल्क रोड दोबारा डेवलप होती है। सोने की चिड़िया उस टाइम थी जब सिल्क रोड था, ये सिल्क रोड दोबारा डेवलप होती है। अब मिस्टर जॉन कहता है कि यार वहां पे एक बंदा है बड़ा काम का, और मिस्टर राम के साथ, मिस्टर अब्दुल के साथ मिलके बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको पकड़ो। ये जो सी पैक है या ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसमें वो वीक लिंक में इसको बिठाओ जी, और वो बिठा रहे हैं जी। मैं एक चीज कह देता हूँ, जो अभी की वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जो अभी की वर्ल्ड वॉर चल रही है, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है। और अगर सही से काम कर लिया जाए जी, सही से काम कर लिया जाए पंजाब खित्ते के लिए, आने वाले 50 सालों के अंदर, 50 तो ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया, आने वाले 30 सालों के अंदर अंदर पंजाब दुबई को पीछे छोड़ देगा जी। क्यों? क्योंकि सारा बिजनेस यहीं से होना है, सारी ट्रांसपोर्ट यहीं से चलनी है जी। आज यहाँ चंडीगढ़ में बैठे हैं, मैं 1997 में चंडीगढ़ आया था। जहाँ हम जिस इलाके में बैठे हैं, इस इलाके में जंगल हुआ करते थे, प्लाट खरीदने की तो कोई सोचता ही नहीं था। यहाँ पे खेत होते थे, और इंडस्ट्रियल एरिया तो बहुत बाद में डेवलप हुआ है। ये जो बलौंगी, जहाँ पे ये सारा खरड़ सारा बलौंगी सारे, ठीक है, जहाँ पे आज के टाइम में 2.5-3 करोड़ रुपए का, ठीक है, फ्लैट है एक। यहाँ पे किला मेरे ख्याल से 5 लाख या 6 लाख का हुआ करता था, सोचा ही नहीं था।
अभी यहाँ पे वो चीज़ नहीं आई है जो आने वाली है। जब ये बिजनेस हब बन जाएगा, दुबई उस रोड के दोनों साइड बसा हुआ है जो दुनिया को कनेक्ट करता है। अब पंजाब उस रोड के दोनों साइड बसा हुआ है जो दुनिया को कनेक्ट करने वाली है आने वाले टाइम में। आज किसी को ये लगता है कि यहाँ पे यार 10 करोड़ का किला हो गया, यहाँ पे 15 करोड़ का किला हो गया, इससे ऊपर कहाँ जाएगा, है ना? दुनिया को ये लगता है। मैं ये बता दूं, आज के दिन में लिख के रख लो मेरे नाम से, अगले 30 सालों में यहाँ पे 200 करोड़ का किला, यहाँ पे 1000 करोड़ का किला अगर ना हुआ तो मेरा नाम बदल के जो जी जाए वो रख देना। होगा, ये दिख रहा है, वर्ड पॉलिटिक्स में दिख रहा है। बट उनको, जो मिस्टर जॉन है, उनको पता है कि उसका डॉलर जो है उसकी उसकी क्या हैसियत रहेगी अगर पंजाब दुबई बन गया, अगर कंट्रोल, बिजनेस का कंट्रोल पंजाब में आ गया। जब यहाँ से वो सारा ट्रांसपोर्ट चलेगा जो हांगकांग से चल के आएगा, जो म्यांमार से चल के आएगा, पूरा ये कनेक्ट होगा। रुकना कहाँ है आके? यहाँ पंजाब में जी। ट्रांसपोर्ट कहाँ से होना? यहाँ पंजाब से। हमारी फसल जो पकेगी, सिमरनजीत सिंह मान ने अभी पीछे एक एजिटेशन चलाई थी कि पाकिस्तान का बॉर्डर खोलो। उन्होंने बहुत शोर मचाया था और बहुत कोशिश करी थी उन्होंने कि पाकिस्तान का बॉर्डर खोलो, बट वो चीज़ कामयाब नहीं हो पाई। विजन उनका सही था, टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। बट ये जो चीज़, ये जब कंप्लीट होनी है, बलूचिस्तान अलग होगा और वो सारी चीज़ें होंगी, चाबर बंदरगाह से कनेक्ट होगा, यूरोप तक जाएगा और उधर से यूरोप से सारा बिजनेस आके यहाँ रुकेगा, इधर हांगकांग से आके बिजनेस सारा यहाँ रुकेगा। ये चीजें मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल ठीक है। ये दीप सिद्धू यार मुझे नहीं पता था इन चीजों की, मुझे बिल्कुल अकल नहीं थी। ये तो दीप सिद्धू ने ऐसे बैठे थे वहां शंभू मोर्चा पे, रात का टाइम था, सारा कुछ हो चुका था। अच्छा, मुझे आदत ये थी कि मैं उसको सुनता था कि यार ये बंदा सुन लो, जितना सुन होता है सुन लो, इसको घोट के पी लो बंदे को। भाई उसने जब बात करी सीपैक की, मुझे पता ही नहीं था सीपैक क्या है। जब उसने सीपैक रोड की बात करी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करी, चाबार बंदरगाह की बात करी, यूरोप तक जाने की बात करी, कहता यार ये चीज़ें जो है इनको गूगल पे सर्च कर लेना। जब मैं सर्च करने गया हूँ तो वो भाई, वो रिसर्च मेरी 2 महीने चली। उसने 5 मिनट में ये सारी बात कर दी होगी। 2 महीने रिसर्च करने के बाद मेरे समझ में आया कि भैया ये तो आने वाला दुबई है। तो उस दुबई को, उस क्रिटिकल लैंड को रोकने के लिए ऐसे लोग बिठाए जाते हैं। पॉइंट 1 तो यहाँ से समझ में आता है, आपकी बात की समझ में आती है। अब मिस्टर राम का तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। मैं इमेजिनरी नाम है, इनको ऑफेंड मत हो कोई भी। इमेजिनरी नाम मैं इसलिए कह रहा हूँ। मिस्टर ए कर लेते हैं, मिस्टर ए जी, ठीक है। मिस्टर बी जो उधर बैठा है बॉर्डर के परली साइड पाकिस्तान में जी, जो भी एजेंसी है वो, या जो भी बंदा है ना, उसने सोचा कि चलो ये हमारे काम आएगा। ठीक है, सिख हमारे साथ जुड़े रहेंगे जब तक। असल में वो चाहते हैं, जो उस साइड के है ना, वो चाहते हैं कि सिख उतनी देर तक नींद में रहें जितनी देर तक वो पूरे पंजाब को आके कैप्चर ना कर लें। लादेन का एक जर्नल था, उसका एक बयान था, बहुत चलता है, बहुत लोग लिखते हैं कि अगर बीच में से पंजाब हट जाए तो हम पैदल जाके दिल्ली जीत लेंगे। ये उनका बयान है। क्यों? पंजाब का हिंदू, पंजाब का सिख शुरू से लड़ता रहा है, शुरू से मरता रहा है। उनको यही तो प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से, कश्मीर से, बांग्लादेश से, साउथ से ऐसे कवर करते हुए आए, दायरा छोटा करते 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 जब आए पॉइंट पे, लास्ट में पंजाब को देखेंगे। ठीक है। और इन बेवकूफ को समझ में नहीं आती पाकिस्तान में कौन सा गुरुद्वारा बचा, कौन सी हमारी लड़की बची, कौन से हमारे सिख बचे। आपने वो वीडियोस देखे होंगे, एक आजकल ना उधर का जो ISI एजेंट है, ठीक है, वो बहुत ये चला रहा है कि दोनों साइड का भाईचारा। काय का भाईचारा? एक माँ जिसके 2 बेटे हैं जी, वो 70 साल बाद अपने बेटे को मिलने जा रही है। बिल्कुल। उधर वो मुसलमान बन के बैठा है, इधर वो सिख है। एक बहन अपने भाई को मिलने जा रही है, वो पूरा का पूरा उसको कन्वर्ट कर दिया, वो मुसलमान बन के बैठा, उसकी औलादें मुसलमान बन गई। भाईचारा हो रहा है, दोनों गले मिल रहे हैं। ठीक है, वो गले मिलना इमोशनल एक टच है, जरूर है। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा कि भैया एक सिख बाप के, एक सिख माँ के बच्चे थे दोनों, उन्होंने कन्वर्ट कर दिए, बना दिए मुस्लिम, हो गए। आज़ादी के टाइम जब बंटवारा हुआ है, 20 लाख के आसपास सिख थे वहाँ पे,
और इतने ही हिंदू थे। आज के टाइम में कहाँ है? जीरो। बच्चियां वो उठा के लेके जा रहे हैं 11-11 12-12 साल की बच्चियों। यार 11-11 साल बाद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਵਾਕੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, हिंदी में आप उनको कंजके कह सकते बिल्कुल, हो, बिल्कुल। है ना। उनके साथ शादियां नहीं होती, ये कर रहे हैं कहाँ पे। और इस बंदे के करैक्टर पे आ जाए वापस, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में अगर आ जाए किसी को, जितनी मैंने अभी ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाली बताई है, तो भैया अगले 30 साल में दुबई बनेगा ये, और दुबई का पानी खत्म हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास पानी की कोई अंत नहीं है। और पाकिस्तान वाला जो पाकिस्तान को दिया है 85% पानी, किसने दिया है? इंदिरा फिरोज खान गांधी, यही नाम है ना उनका प्रॉपर। फिरोज खान की घरवाली, मुझे नहीं पता क्या रिलीजन क्या ये वो, मुझे कोई मतलब ही नहीं। इंदिरा फिरोज खान गांधी, उनके फादर ने एक ट्रीटी साइन करी जिसको बोलते हैं जल संधि उधर वाली। 85% पानी जो हमारा पंजाब का था वो वहां दिया हुआ, 30% पानी हमें दे दिया हरियाणा और पंजाब को। अभी एसवाई पे हम पिछले 40 साल से हम दोनों लड़ रहे हैं, हरियाणा और पंजाब। जो उधर 85% पानी जा रहा है उसके बारे में बात ही नहीं करता कोई। बिल्कुल। वो 85% पानी इधर मोड़ दो, 85 में से 25% ले लो, सिर्फ 25% ही ले लो। हालांकि उधर देना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ उधर एक बूंद भी नहीं देनी चाहिए, जो उन्होंने गुरुद्वारों के साथ करा, जो उन्होंने मंदिरों के साथ करा। पर मैं कहता हूँ उससे मोड़ के 25% ही ले लो। 25% जो आएगा वो हरियाणा को दे दो, 30% हमारा, बढ़िया। पर ये किसने किया? जी, इंदिरा फिरोज गांधी के पिताजी ने, जी, ठीक है। बाकी इसमें मैं ज्यादा डीप में जाता नहीं। अब इसके कैरेक्टर पे आ जाए। ये जितनी चैट्स हुई हैं, जितना सब कुछ इसका वायरल हुआ है, जैसी सांगा के बारे में इसकी ऑडियो आई, जैसी सांगा को कोई ये मतलब बाज़रूरत का लफ्ज यूज करता है, इसके कितने अफेयर रहे हैं? पता ही नहीं जी। मुझे नहीं पता। आपकी नॉलेज में कितने हैं? क्योंकि आप इसके आपने वो चैट देखी? बहुत संपर्क में रहे, थोड़ी बहुत जरूर देखी, पर आप इसके संपर्क में थोड़ा इन्होंने बहुत ना अवतार सिंह खंडा को इन्होंने बहुत गालियां दी है। हालांकि अवतार सिंह खंडा ही इनको वारिस पंजाब का प्रधान बनाने वाला है। मैं कहता हूँ अवतार सिंह खंडा अगर ना होता तो ये जो छोटे छोटे शादियों का शौकीन है, इसकी बड़ी शादी अवतार सिंह खंडा की कृपा है कि उसकी शादी हुई है। छोटी छोटी शादियों से क्या मतलब? ये इसकी एक ऑडियो है जी, उसमें ये कहता है कि ये छोटी छोटी शादियों का शौकीन है। टेम्परेरी शादी, यानी कि टेम्परेरी यूज किया और छोड़ दिया। यस, साधारण रूप से तो यही कहेंगे हम। उस ऑडियो में ये भी कहता है कि इसको यार मैरिड औरतें ज्यादा पसंद है। वो ऑडियो आपने सुनी हुई है, ठीक है। उसमें कोई टेंशन नहीं होती, ये भी इसने बोला ना। जो इसकी शादी है, अवतार सिंह खंडा अगर ना होते, ये सारा अरेंजमेंट उनका किया हुआ है, और अवतार सिंह खंडा अगर ना होते तो ये छोटी छोटी शादियां कर रहा होता, ये बड़ी शादी में कभी जाता ही ना। और ये इस चीज को गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर हाथ रख के ये परिवार कह दे कि अवतार सिंह खंडा की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इतना गंदा आदमी जो अपनी कजन के बारे में ये बोलता है उस चैट में कि ही कजन्स। सबूत की क्रेडिबिलिटी ये है कि पंजाब पुलिस ने ये टेंडर को लिखा कि भैया ये वेरीफाइड करके। तो सारी चैट्स जो हैं, जो अभी आपने शब्द का इस्तेमाल किया, मैं तो कर भी नहीं पाऊंगा, ये टेंडर से ही आपको, ये असल में ये जो चैट्स हैं, जो हरिनो है, हरिनो का कत्ल आपको पता है जी। एक लड़का जो पहले दीप सिद्धू का साथी था, फिर इसका भी साथी था, फिर इसके अगेंस्ट हो गया और उसने फिर इसने कत्ल किया। उसके कत्ल के पीछे ये चैट्स, ये ऑडियोज और जो आने वाले टाइम में वीडियोस आ सकती हैं या कुछ और हो सकता है, जितने भी सबूत इसके आ रहे हैं, उसमें से 80% 90% प्रूफ जो है वो हरिनो के पास थे जी, और उसके चैनल से ही आ रहे हैं अभी भी जी। ठीक है, वो इस दुनिया में नहीं है पर सबूत उसके चैनल से ही आ रहे हैं, ठीक है। और ये सबूत इसको छोड़ेंगे नहीं ये सबूत। अब ये उस चैट में एक और बात है, ये क्योंकि मैं पंजाबी में तो मैं वैसे ही नहीं, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मैं पंजाबी में बोल ही नहीं पाया, क्योंकि यार वो पंजाब के लोग हमारे बड़े भोले लोग हैं, बड़े सीधे लोग हैं जी जी। उनको मैं वो चीज़
मतलब बोल ही नहीं सकता, कैसे बोलूं। बट चलो इस साइड आप लोग थोड़ा सा समझ लेते हो। तो इस उस चैट में एक जगह लिखा गया है, व्हेन ही फिनिश्ड, आगे FUC his baby, then his father has joined. Oh my God. After that his brother. किसकी बात कर रहा था ये इसमें? अपने आप को ही लिख रहा है वो, और किसको लिख रहा है? अब वो अच्छा, जो कज़न वाली बात है उसमें वो जो चैट है, उस चैट में ये लिखा गया है कि he spanked his cousin and his mother has caused, ठीक है, but she was quiet and after that जो पर्सन से ये चैट हो रही है वो शर्मनाक है यार। क्या जो पर्सन से वो चैट हो रही है, जिस लड़की से वो चैट हो रही है, वो कहती है व्हाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद योर फैमिली SEX, ठीक है। ये कहता है कि ही लाइक हिज कजन्स ASS, व्हाई, कॉज ही हैज अ परफेक्ट वन। कौन? कजन। ओ भैया, हम अपने हरियाणा में, पंजाब में शादी करने से पहले माँ की तरफ के 7 गोत्र देखते हैं, बाप की तरफ के 7 गोत्र देखते हैं। ऐसे ही होता है ना। हम तो गांव में शादी नहीं करते यार, गांव वाली बहन होती है। बिल्कुल। 7 गांव पर ले जाके दूर की लड़की लेके आते हैं कि गांव की यार, चाहे पड़ोस में, चाहे ST की हो, SC की हो, BC की हो, हमारी जात की हो, कुछ भी हो, कोई भी लड़की हो गांव में, वो सारी अपनी बहनें हैं, उनसे शादी नहीं हो सकती। अभी तक चैट सामने तो आई है, पर ऐसा कोई मजबूत सबूत जो है सामने नहीं आ पा रहा कि जिससे ये क्लियर हो जाए, क्योंकि चैट में AI का नाम दे देते हैं, मैं बताता हूं, रिकॉर्डिंग में कहते हैं कि वॉइस मैनिपुलेटेड है, क्योंकि ये सब हो जाता है। सुनो मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऑडियोज तो मेरे एंड से ही मैंने ठोक के कहा है कि मैंने यहाँ तक कहा है कि जितने भी ऑडियोज वायरल हुए हैं वो सबकी जिम्मेदारी मेरे पे डाल दो, ठीक है, सबकी जिम्मेदारी मेरे पे डाल दो। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि सारी मैंने वायरल कर दिया, करे हो या नहीं करे हो, आप मेरे पे जिम्मेदारी डाल के आप मेरे पे मानहानि का दावा कर दो और फोरेंसिक जांच करवा के इसके परिवार को, इसके वकीलों को बुला, तो उनके परिवार की तरफ से कानूनी कार्रवाई की गई आपके ऊपर कोई? यार वही तो बात है ना, क्यों नहीं करवाते ये फोरेंसिक जांच? क्यों नहीं करवाते? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्योंकि करवा ही नहीं सकते। अगर करवा लेंगे अपने हाथ से, मैं इनको क्यों कह रहा हूँ, मैं अगर फोरेंसिक जांच किसी भी ऑडियो की करवा दूंगा, ये कहेंगे जी तो आप भी ने करवाई है, तो ये तो हम मानते नहीं। मैं कहता हूँ तुम करवाओ फोरेंसिक जांच। ये पॉइंट मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि भैया मेरे पे मानहानि का दावा करो, कोर्ट में आओ, फोरेंसिक जांच अपने हाथों से कराओ, कोर्ट में साबित कर दो। नहीं, मेरी तरफ से तो सारे ही ओरिजिनल हैं। अब 2-2.5 साल से ना तो इनसे फोरेंसिक जांच हुई, ना इनसे मेरे पे मानहानि का दावा हुआ, क्योंकि इनको पता है। और अभी ये बार बार कर रहे थे AI। तो आपको कहीं से प्रेशर वगैरह भी आया इसको लेकर या कुछ? अरे यार रोज का है ये, तो धमकियां, प्रेशर या डिलीट करने की तेरे बात, को मार देंगे, तेरी बच्ची उठा लेंगे, परिवार पे भी हमला बच्चों किया के, जाता है। तेरी बच्ची का बलात्कार की धमकियां, या अभी तो एक बाप के लिए तो ये बड़ी शर्मनाक, शर्मसार कर देने वाली घटना है। बात ऐसे है कि अगर तुम फेक ID के पीछे, अगर तुम इंटरनेशनल नंबर के पीछे छुप के मुझे मेरी गुड़िया के बलात्कार की धमकी दे दोगे, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम तक नहीं पहुंच सकूंगा, तो जादूगर की जान जो है वो चिड़िया में है। अगर तुम मुझे धमकी दोगे तो मुझे पता है कि तुम्हारी जान कौन सी चिड़िया में है और वो कौन से पिंजरे में बैठा है। मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ ना पाऊं कोई बात नहीं, पर मैं चिड़िया की गर्दन जरूर मरोड़ूंगा, और मैंने मरोड़ रखी है। अगर इनको लगता है कि ये मुझे धमका के या मुझे कत्ल करके ये सब रोक देंगे, इन्होंने मेरे गुड़िया के बारे में एक बार गलत बोला है, मेरे भाई अवतार सिंह खंडा को इन्होंने एक बार कत्ल करवाया है, मेरे भाई हरिनो को इन्होंने एक बार कत्ल करवाया है। मैं उसकी गर्दन आधी मरोड़ूंगा फिर छोड़ दूंगा, आधी मरोड़ूंगा फिर छोड़ दूंगा, आधी मरोड़ूंगा फिर छोड़ दूंगा, आधी मरोड़ूंगा फिर छोड़ दूंगा। ना मैं उसको जिंदा, ना उसको। चले ये दे धमकियां, कहां तक चलते हैं?
आज जितने सबूत इसके जनतक हो चुके हैं, शर्म वाली बात है यार। कल को यही बंदा, ये जितनी चैट हुई है या जितनी हमने ये बात करी है कजन वाली या और लड़कियों के साथ जितनी चैट है, या जस्सी संगा वाली इसकी जो ऑडियो है, या छोटी छोटी शादियों वाली ऑडियो है, या और जितना भी सारा कुछ मटेरियल है, इतना तो कंफर्म हो गया ना कि इस बंदे का करैक्टर, चलो मान लेते हैं 50%, 50-50 रख लो, 50-50 रख लो कि भैया इसके बंदे के करैक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो है। हाँ, जिस क्वेश्चन मार्क का ये आंसर नहीं दे पाए, फॉरेंसिक जांच नहीं करवा पाए, 50 रख लो कि यार चलो 99 रख लो कि 99 ये परसेंट दूध का धुला हुआ, 1% ये जो है जी गंदा आदमी है जी। ये कल को अकाल तख्त साहब की उस वसीले पे खड़ा होगा, उस वसीले पे खड़ा होके ये जथेदार होगा, या ये सीएम की पदवी पे बैठा होगा, और इसकी 1% जो ये गंदा आदमी है, बाई चांस किसी लड़की के साथ, लड़के के साथ कैसी भी कोई वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही होगी, उस टाइम कहाँ कौन से कुएं में गिरेंगे जाके। तो आपके पास कोई ऐसी सूचना है कि इस तरीके की कोई इनकी वीडियोस हैं या कुछ ऐसा? अरे यार मुझे एनआईए ने उठाया था इसी बात पे, मुझे एनआईए ने उठाया, मेरा 3-4 दिन मुझे लगातार इंटरोगेट किया गया, बड़ा खज्जल किया गया। क्यों? क्योंकि हमारे एक साथी हैं यूएसए में बैठे हुए हैं, उन्होंने पोस्ट डाल दी, कहते यार जब नंगे की वीडियो आ जाएगी तब क्या करोगे, उन्होंने ये लिख दिया। अच्छा, हमारा ये होता है, हमारे में जितने भी हैं वो कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई एविडेंस फेंकने से पहले एक बार लिखते ज़रूर है वार्निंग। उन्होंने लिखा कि इसकी नंगे की वीडियोस आ जाएगी तब क्या करोगे। अच्छा, इन्होंने सोचा कि ला भाई रिलीज़ होने वाली है, बवाल मच गया, मैं जाके वहाँ पे कमेंट कराया, मैं जाके कमेंट कराया, थोड़े दिन बाद मुझे 2 बंदे आए, कहते आपको फलाने दफ्तर में बुलाया हुआ है। मैं कहा तो मुझे कॉल कर देते, कहते नहीं आप वैसे ही चाय, जनाब आपके साथ चाय पियेंगे, तो इसको ऑफिशियल नहीं करना हमने, अनऑफिशियली आप आओ, आपके साथ चाय पीनी है, बातचीत करनी है, ये वो। मैं जाता हूँ तो वहाँ पे वो मुझे वीडियो की बात करते हैं कि वो एक आपके साथ जुड़ा हुआ बंदा है, खालिस्तानी है, उसने वीडियो के बारे में लिखा है, तो वीडियो कहाँ है? मैं जी मेरे पास नहीं है, जिस दिन होगी उस दिन मुझे आपको बताने की, आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा। बट उनको ये बात नहीं समझ में आई। फिर उन्होंने 2 गवाह पेश किए, कहते ये तुझे पहचानते हैं और ये कह रहे हैं कि वीडियो तेरे पास है। मैं कहा सर ये मोबाइल तो लेके आया हूँ, चेक कर लो, घर से लैपटॉप मंगा लो, एक कंप्यूटर है वो मंगा लो, हार्ड ड्राइव रख लो, कर लो चेक, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं घर पे बोल देता हूँ 2 बंदे भेजो उठवा लाओ। ये इंटरोगेशन करीबन 4 दिन चली, वही सेम क्वेश्चन, वीडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है। मैंने कम से कम 1000 बार इस चीज़ का जवाब दिया होगा, वीडियो कहाँ है। लास्ट में ये कहा गया कि जब भी वीडियो आएगी ये वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए, आप सबसे पहले हमें बताओगे वीडियो। मैं कहा सर पहली बात तो मेरे पास अभी है नहीं, जिस दिन आ गई उस दिन मैं 1 मिनट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दूंगा। बट ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं चिंगारी ज़रूर है। आपको क्या नजर आया उसको रुकवाने में प्रशासन का क्या रोल हो सकता है? मैंने बोला ना कि ये किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का बाय प्रोडक्ट है, शुरू में कहा था, अब यही नहीं पता कौन सी पार्टी का। काफी सवाल और चर्चा। अरे एक चीज देखो ना, इसी पे थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूं, ये कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी एजेंसी से कैसे जुड़ा हुआ है। हम लोग कह रहे हैं कि इसकी एनएसए रद्द कर दो, इसकी एनएसए रद्द करके इसको पंजाब लेके आओ और हरिनों के कत्ल में इसको गिरफ्तार करके ट्रायल शुरू करो कोर्ट के। अब अगर इसको कोई एजेंसी या कोई प्रशासन इसको खत्म करना चाह रहा हो तो हरिनों के कत्ल से ज्यादा बेटर क्या है? उसमें इसके सारे एविडेंस लगे हुए हैं, ये 1-2 साल के अंदर अंदर कन्विक्ट होने के चांसेस हैं इसके, सारे एविडेंस, हम गवाह हैं उसमें, हम कई लड़के गवाह हैं उसमें, सारे एविडेंस उसमें लगे हुए हैं, वेरीफाइड एविडेंस लगे हुए हैं, कातिल पुलिस के पास हैं, सारा कुछ है, कातिलों के कबूलनामे हैं, ये तो ठा कन्विक्ट हो जाएगा। उसको वहां बैठ के बचा क्यों रहे हैं? पंजाब लाएं, उसको गिरफ्तार करें, ये मामला हो गया। फिर 295 का मामला एक है जिसमें सिरिसा फेंक के भागा हुआ, जब इसने भेस बदला बाणा फेंक के भागा है,
उसकी एक सीसीटीवी है किसी के पास, वो इस पे केस देने के लिए तैयार बैठे हैं, वो देंगे इसके पे केस, वे पंजाब आए तो। अजनाला कांड है, अगर इसको खत्म ही करना हो तो ये पंजाब आते ही खत्म है। 30 से 40 पर्चे इसका इंतजार कर रहे हैं, बट वहां बैठ के टाइम क्यों खोटी कर रहे हैं, वहां बैठा के टाइम क्यों खोटी कर रहे हैं, है ना। बड़ा साफ सा देखो, पंजाब में पंजाब की ऑडियंस बहुत इमोशनल ऑडियंस है, बिल्कुल सही, वो इस चीज को समझती नहीं है। बट अभी आपका जमुना पार, हम उस साइड के उसको जमुना पार बोलते हैं, उस साइड की ऑडियंस जो है पढ़ी लिखी ऑडियंस है ना, उनको ये चीज बड़े आराम से समझ में आ जाएगी कि वहां बैठा के इस टाइम खोटी क्यों किया जा रहा है। इसको उतारा जाएगा इलेक्शन से पहले, अगर उतारा गया तो, ठीक है। तो ये मिस्टर राम को डराएगा, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के मिस्टर फर्नांडिस को डराएगा, तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी के मैं सीधा बोलता हूं यार, ये हिंदू कम्युनिटी को धमकाएगा जैसे इसने पिछली बार धमकाया, तो हिंदू कम्युनिटी कहाँ जाएगी, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बगल में जाके ना, ये जैसे इसने क्रिश्चियंस को किया, ये धमकाएगा जी, तो वो कहीं ना कहीं तो शेल्टर लेंगे ना जाके जी। सिंपल सी गेम है, और ये किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का बाय प्रोडक्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया दुआबी साहब, आपने तमाम रूप से काफ़ी चर्चा हमारे साथ की, और मैं कोशिश करूंगा कि इस एपिसोड को दूसरा एपिसोड भी बनाया जाए, क्योंकि आपके पास सूचनाएं और कंटेंट इस वक्त बहुत है जो कि आम जनता तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। तो मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो से आप अनुमान लगाएं, हमारी किसी भी बात को ये ना समझें कि ये बायस होकर बोली गई है या बताई गई है। आंकलन करें, कंपेयर करें कि किस तरीके से दुआबी साहब ने पूरे सिनेरियो को समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।